वेलकम टू जेआरएफ जोन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, 6 जनवरी 2025 शिफ्ट 2 के पेपर को आज की वीडियो में हम सभी कवर करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं भाई इस पेपर में हमसे किस प्रकार के सवाल पूछे गए थे, उन सवालों को सॉल्व करने की हमारी क्या सही रणनीति होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेटा इंटरप्रिटेशन का सवाल आपके सामने है। आपके सामने एक टेबल दिख रहा होगा, इसमें ये 5 6 दुकानें हैं और पहला जो कॉलम है उसमें परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब ऐसी पॉपुलेशन का जिक्र किया गया है जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, ठीक है, जो कि परसेंटेज में उसका डाटा दिया गया है। दूसरे में देखेंगे तो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं, मेल एंड फीमेल हैं, उनका रेशियो यहाँ पे दिखलाया गया है। अगले कॉलम में एबव पॉवर्टी लाइन, मतलब कि ऐसे लोगों का यहाँ पे रेशियो दिया गया है जो कि पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, मतलब गरीबी रेखा से नीचे वाले का रेशियो, गरीबी रेखा से ऊपर का रेशियो मेल एंड फीमेल का। और फर्स्ट कॉलम में दिया गया परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है उनका परसेंटेज दिया गया है। अब बाकी सवाल दिए गए हैं, सवालों को पढ़ना है, बाकी इस टेबल से इंफॉर्मेशन को यूज करना है, यूज करके आपको जवाब देना है। तो इसको समझने का जरा प्रयास करिएगा। ये परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, मतलब कि इतने लोग हैं पॉवर्टी लाइन के नीचे, मतलब जैसे अगर 16% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर 100 में से 16 आप निकालोगे तो 84% लोग ऐसे हैं जो कि पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं। अगर 20 ऑफ पे देखेंगे तो 20 ऑफ पे 10% अगर पॉवर्टी लाइन के नीचे है, इसका मतलब है कि 90% लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं। अगर उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, जैसे पॉवर्टी लाइन के जो ऊपर हैं, अगर उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे आप देखेंगे 84% आ जाएगा, यहाँ पे 90 आ जाएगा, यहाँ पे अगर 72 निकाल रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 28 निकाल रहे हैं तो 72 आ जाएगा, और फिर 12 अगर निकाल रहे हैं, 12 निकाल रहे हैं तो 88% आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे तो पूरा पूरा 80% आ जाएगा। मतलब कि ये जो संख्या हमने अभी अभी लिखी है, ये संख्या क्या है, ये संख्या ऐसी संख्या है जो कि पॉवर्टी लाइन के ऊपर निवास कर रही है, पॉवर्टी लाइन के ऊपर की है। और पहले कॉलम में जो डाटा दिया गया है वो डेटा पॉवर्टी लाइन के नीचे का है। तो सवाल, अब तो आप टेबल समझ ही गए होंगे, तो पहले सवाल की तरफ चलते हैं। यदि राज्य ए की कुल जनसंख्या 70 लाख रुपए कह रहा है कि जो राज्य ए है ना, इसकी कुल जनसंख्या बता रहा है कि 70 लाख है, तो उस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे और नीचे के पुरुषों की जनसंख्या और गरीबी रेखा से ऊपर की महिलाओं की जनसंख्या के बीच अंतर पूछा गया है। ए राज्य की कुल जनसंख्या इसने बताया कितना है, 70 है। इसका मतलब क्या है, जो हम जैसे पहले सॉल्व करा रहे थे वैसे ही करा रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसका मतलब क्या है कि भाई जो 100% है वो कितना है, 70 है। 100% है, कितना है, 70 है। तो अब 100% में 16% तो ऐसे हैं जो कि गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो अगर 100% की वैल्यू 70 है तो हमें 16% निकालना होगा, तो हमें कोई दिक्कत है नहीं। तो 100 की वैल्यू हम 70 से कंपेयर कर लेंगे। तो आप देखिए 10 दाम 100 होता है, 10 सत्ते 70 होता है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 16 गुणे 7 और नीचे आ जाएगा 10, ठीक है। अगर इसको आप और ज्यादा कैलकुलेट करोगे तो कितना मिल जाएगा, जानते हैं, 2 पच्चीस 10 होता है, 2 अठे 16 होता है, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। 56/5 को कैलकुलेट करोगे 11 पच्चीस 55 होता है, 11.2 बन के आ जाएगा। तो मतलब 16 की वैल्यू जो बनेगी वो 11.2 बन जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपको 16% पता हो गया, 16% पता हो गया, तो अब 16% तो गरीबी रेखा के नीचे वाले हैं। 84% को भी पता कर लीजिए। 84% अगर पता करेंगे तो आप कैलकुलेट इसको करके देख लीजिएगा, 58.8 आपको मिल जाएगा, 58.8 मिल जाएगा। तो अब ये क्या कह रहा है, यदि राज्य ए की कुल जनसंख्या 70 लाख है तो उस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे पुरुषों की जनसंख्या, गरीबी रेखा से नीचे पुरुषों की जनसंख्या, गरीबी रेखा से नीचे पुरुषों की जनसंख्या, अर्थात ये 16% की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, 16% की बात कर रहा है। 16 गरीबी रेखा से नीचे तो यही लोग हैं ना, 16% वाले। 16% की कुल जनसंख्या कितनी है, 11.2 है। तो आप इसका रेशियो देखिए, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले का जो रेशियो है 5:3 का है, मतलब है कि कुल 8 है। तो 8 की वैल्यू किससे हम कंपेयर करेंगे, 11.2 से कंपेयर करेंगे, लेकिन हमें पुरुष चाहिए तो हम केवल 5 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो अगर 8 की वैल्यू 11.2 है तो हम 5 की वैल्यू अगर निकाले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 8 5 का इसमें गुणा हो जाएगा, किसमें, 5 का गुणा हो जाएगा आपका 11.2 में, और भाग कर देंगे हम किससे, 8 से। तो 11.2 का गुणा 5 में हो जाएगा और हम भाग करने जा रहे हैं 8 से। जब इसको आप पूरा कैलकुलेट करोगे, हाँ ठीक तो है, जब इसको आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पे 7.0 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 7.0 मिल जाएगा। अर्थात जो मेल की वैल्यू है, पुरुष की वैल्यू है वो 7 मिल जाएगी, पुरुष की वैल्यू 7 मिल जाएगी। अब इसी प्रकार आप देखेंगे तो अब महिलाओं की वैल्यू यहाँ, क्योंकि महिलाओं की जनसंख्या के बीच अंतर पूछा गया है, तो यहाँ पे देखिए 4 3 7 अनुपात का योग करेंगे तो 7 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 58.8 निकल के आएगी। लेकिन यहाँ पे हमको महिला चाहिए तो महिला के रेशियो को हम लेंगे, तो 7 का मान 58.8 है, तो 3 की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए 7 8 56 होता है और 2 बचेगा, 7 चौक 28 होगा। तो फिर आप करोगे 3 चौक 12 होता है, 3 8 24 होता है, 24 से 25 होता है। तो भाई जो महिलाओं की संख्या आई वो 25.2 आई है और जो पुरुषों की संख्या आई थी वो 7.0 आई थी। दोनों के बीच अंतर अगर आपको देखना है तो 7 इसमें निकाल दीजिए तो 2 आएगा और 25 में 7 हो गए 18 हो जाएगा। तो 18.2 इन दोनों के बीच में अंतर आएगा, मतलब कि गरीबी रेखा के नीचे जो पुरुष रह रहे हैं और जो गरीबी रेखा से ऊपर महिला जो रह रही है उनकी जनसंख्या के बीच जो अंतर आपको देखने को मिलेगा वो 18.2 देखने को मिल जाएगा। कुछ खास नहीं है, केवल थोड़ा सा कैलकुलेशन है, अगर आप करेंगे तो आप आराम से अपने 2 नंबर कंफर्म कर पाओगे।
तो चलो सेकंड की तरफ चलते हैं। लिखा है यदि राज्य सी की जनसंख्या 90 लाख है, पहले से वो डिफाइन कर दिया कि जो राज्य सी है भाई उसकी जनसंख्या कितनी है, 90 लाख है। तो उस राज्य में गरीबी रेखा से ऊपर के पुरुषों की जनसंख्या कितनी है। गरीबी रेखा से ऊपर की बात कर रहा है, मतलब कि ये वाले की बात कर रहा है, ठीक है। अब भाई 22% अगर क्या है गरीबी रेखा के नीचे है, तो गरीबी रेखा के ऊपर रहने वाले कितने होंगे, 78% होंगे, यही होंगे ना, यही होंगे। तो 100 की वैल्यू पूरी दे दी गई 90, तो हम 78 की वैल्यू फाइंड आउट कर ले रहे हैं। तो 10 दहम 100 होता है, 10 9 90 होता है। तो हम क्या करेंगे, 78 में 9 का गुणा करेंगे और नीचे 10 से भाग करेंगे। तो अगर इससे भाग करेंगे तो ये 7.8 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 72 होता है, 9 7 63 होता है, 63 7 70 होगा, 70.2 बन के आ गया, ठीक है। अब 70.2 जो बन के आएगा वो 78% की वैल्यू है, मतलब कि उसमें मेल एंड फीमेल दोनों है। तो गरीबी रेखा से ऊपर की जनसंख्या फाइंड आउट करनी है, वो भी पुरुष की। तो गरीबी रेखा के ऊपर जो रह रहे हैं उनका पुरुष की रेशियो जो कितना है, 7 है। तो अब कुल मिला के हम कहेंगे ये 7 6 13 होता है। तो 13 की वैल्यू कितनी है, 70.2 है। तो हम 7 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर देखने जाएंगे तो 13 पच्चे 65 होता है, तो 5 मिलेगा यहाँ से ना, तो 13 चौका 52 हो जाएगा। 13 पच्चे 65 और 13 चौका 52, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7 चौका 28 होता है और 7 पच्चे 35, 35 2 37, कुल मिला के आप कहोगे 37.8 लाख, ठीक है। लाख बोलिएगा, ठीक है, 37.8 लाख क्या है, ये पुरुषों की जनसंख्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो बन जाएगा वो सेकंड वाला बन जाएगा। चलते हैं थर्ड की तरफ। कह रहा है यदि राज्य सी और डी की कुल जनसंख्या का अनुपात जो दिया है 7:4 दिया है। ऐसे जानिए कि सी है भाई और सी बाई डी जो दिया गया है वो 7/4 दिया गया है। खुद ध्यान से देखिएगा, 7/d जो दिया है वो 7/4 दिया है। कह रहा है राज्य में गरीबी रेखा से नीचे के पुरुषों की जनसंख्या, गरीबी रेखा से नीचे, सी और डी की बात कर रहा है। राज्य में गरीबी रेखा से नीचे पुरुषों की जनसंख्या और राज्य में गरीबी रेखा से ऊपर की महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात क्या है। यदि राज्य सी और डी की कुल जनसंख्या का अनुपात 7:4 है, राज्य सी और डी मतलब इसकी बात कर रहा है और इसकी बात कर रहा है, सी और डी की कुल जनसंख्या का अनुपात 7:4 है, तो राज्य में गरीबी रेखा से नीचे के पुरुषों की जनसंख्या और राज्य में गरीबी रेखा से ऊपर की महिलाओं की जनसंख्या का रेशियो क्या है, ये आपसे पूछा गया है। अच्छा, ये 7/4 है, तो इसको आप अगर 7 और 4 बना, क्योंकि और कोई वैल्यू तो दी नहीं गई है, आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे सी की जो कुल जनसंख्या है उसको 7 बना के और डी की कुल जनसंख्या वो 4 को मान के आपको कैलकुलेट करना होगा। अच्छा, 7 और 4 को मान के करेंगे तो बहुत ज्यादा फ्रैक्शन आएगा, तो इस फ्रैक्शन को सॉल्व आउट करने के लिए आप इसके आगे 2 जीरो बढ़ा लीजिए और नीचे वाले के आगे भी 2 जीरो बढ़ा लीजिए। इसके रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जब भी आप इसको 100 से मल्टीप्लाई मतलब कि डिवाइड करेंगे तो 100 7 700, 100 चौके 400, फिर से 7/4 आ ही जाएगा। तो ये आसान बनाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। इसका मतलब यह है कि सी की जो कुल जनसंख्या 7 की बजाय वो कितनी हो गई, 100 हो गई। तो हम कह सकते हैं भाई कि 100 का जो मान दिया गया है वो 700 दिया गया है। जब 100 का मान जो 700 दिया, गरीबी रेखा से नीचे के पुरुषों की बात कर रहा है, तो सी में देखेंगे तो सी में कितना है भाई, 22% है, मतलब कि गरीब पॉवर्टी लाइन के नीचे वाले। तो 100 की मान अगर 22 मतलब 700 है तो 22 की वैल्यू आप निकाल ही लेंगे। 22 100 7 700 होता है, 7 का गुणा करेंगे तो 7 दूना 14 होता है, 7 दूना 14 1 15 होता है। तो 154 आपको मिल गया यहाँ से। लेकिन 154 ये टोटल संख्या है, रेशियो कितना है इन दोनों के बीच में, 6:5 का है। तो कुल मिला के हम कहेंगे 11 की जो वैल्यू है वो 154 है। तो हमें क्या चाहिए भाई, पहले पुरुष चाहिए, तो हम 11 की वैल्यू 54 है तो हम 6 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 11 के 11 करेंगे तो 11 चौको 44 करेंगे, तो 6 की वैल्यू जो आएगी 84। ये जो 84 क्या है, ये 84 मेल है, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे वाले हैं। अब हम चलते हैं डी की तरफ, ठीक है। डी की तरफ, डी की वैल्यू आपने देखी, टोटल जो संख्या है वो 100 की वैल्यू कितनी है, वो 400 है। तो डी यहाँ है ना, 100 की वैल्यू 400, लेकिन हमें यहाँ पे कहा गया है कि गरीबी रेखा से ऊपर की बात की गई है। तो 28% तो गरीबी रेखा के नीचे है, तो गरीबी रेखा के ऊपर कितने होंगे, 72% होंगे। अगर 100 की वैल्यू 400 है तो 72% की वैल्यू कितनी होगी, बस हमको यही फाइंड आउट करना है। तो 72% की अगर वैल्यू आप निकालोगे तो कितना मिलेगा, 100 का 400, 4 गया, 4 दूना 8 होता है, 4 सत्ते 28 होता है ना, 4 सत्ते 28 होता है। तो 288 बन गया। अब 288 ये टोटल है 5775, लेकिन यहां से आपको क्या लेना है, महिलाओं को लेना है। तो हम कह सकेंगे 12 की जो वैल्यू है वो 288 है, तो हमें महिलाएं चाहिए तो 7 चाहिए। तो 12 दूना 24 होता है ना, तो 12 दूना 24, 4 बचेगा, 12 चौक 48 और 24 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 होता है, 7 दूना 14, 2 16, 168। तो 168 ये क्या है, फीमेल है, 168 क्या है, फीमेल है। तो अब इन दोनों के बीच में आपसे अनुपात पूछा गया है, तो आप क्या करोगे, 84 बाई अगर 168 करोगे तो 84 1 के 84 होता है, 84 दूना 168 का आप कह सकते हो कि दोनों के बीच में जो रेशियो बन के आएगा वो 1/2 का बन के आएगा, ठीक है। तो कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, केवल बस आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है और चीजें आराम से हो जाएंगे। आप अपने यहां से DI से 10 नंबर कंफर्म कर पाओगे। देखो नेक्स्ट सवाल है, यदि राज्य में गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं की जनसंख्या व गरीबी रेखा से ऊपर के पुरुषों की जनसंख्या का अनुपात क्या है। यदि राज्य में गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं की जनसंख्या, कह रहा है कि यदि, अच्छा ये टर्म यहाँ पे भूल गया, राज्य यफ की बात कर रहा है, ठीक है, राज्य यफ की बात कर रहा है, इसको आप जरा बना लीजिएगा, ठीक है। राज्य एफ की बात कर रहा है ये, ठीक है।
यदि राज्य एफ में गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं की जनसंख्या व गरीबी रेखा से ऊपर के पुरुषों की जनसंख्या का अनुपात पूछा गया है। ठीक है, तो जरा देखेंगे राज्य एफ को अगर आप देखेंगे गरीबी रेखा के नीचे कितने वाले रहने वाले हैं, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 20% है। ठीक है, और गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले कितने हैं, 80% है। गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले 80% है, तो गरीबी रेखा के नीचे जो रह रहे हैं वो कुल मिला के जानो 20 हैं, और जो ऊपर रह रहे हैं वो कितने हैं, वो जानो 80 हैं। तो अब 20 हैं, तो इनके बीच में जो रेशियो है 2:3 का है। गरीबी रेखा से ऊपर गरीबी रेखा के नीचे की महिलाओं की जनसंख्या में फाइंड आउट करनी है, तो 20 वाले में, नीचे वाले में तो जो महिलाओं का रेशियो है वो 3 ही है ना, तो कुल मिला के हम कहेंगे कि 5 की जो वैल्यू है 20 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 5 के 5 का 20, 4 3 12, हम कहेंगे 12 है। और ऊपर वाले में चलोगे देखोगे तो 3/5 है, लेकिन यहाँ पे आपको पुरुष लेने हैं, तो 8 की वैल्यू आप कहोगे 80 है, और 5 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 8 10 80, 10 25 50 होगा। तो अब इन दोनों के बीच में आपसे पूछा गया है, तो 12/50 निकल के आ रहा है ना, कितना निकल के आ रहा है, 12/50। गड़बड़ किया हम, अच्छा यहाँ से पुरुष नहीं लेना है ना, तो मेल एंड फीमेल लेना है। अच्छा एक मिनट, गरीबी रेखा से ऊपर के पुरुष की जनसंख्या लेनी है। अच्छा 5 नहीं, तो हमें 3 निकालना होगा, तो 3 निकालेंगे तो यहाँ पे 30 आएगा। ठीक है, 3 निकालेंगे ना, मेल वाला जैसे 3 अनुपात मेल मतलब M/F है, तो यहाँ पे 3/5 है, तो इसमें मेल की संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 निकालेंगे तो 3 दामद 30 आएगा, तो ये 30 ही है, जरा ओवर राइट हो गया। ठीक है, तो ये कितना है, 30 है, ये 30 आया, तो आपको जो रेशियो मिलेगा वो 12/30 का मिलेगा। तो आप निकालोगे तो 3 चौका 12 करोगे, और 3 धामा और 2 दूना 4, 2 पचे 10, मतलब 2/5 आप कर सकते हो। फर्स्ट वाला विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो कुछ थोड़े से अप्रोचेज आपको लगाने हैं, बाकी आपको 2 नंबर ले जाने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर के पुरुषों की जनसंख्या 27 लाख है, कह रहा है गरीबी रेखा से जो ऊपर है वो 27 लाख है। कहाँ गया भाई, डी यहाँ पे है, और कह रहा है गरीबी रेखा से ऊपर होने वाले कितने होंगे, 28%। अगर ये है तो गरीबी रेखा से ऊपर होने वाले कितने हैं, 72% है। लेकिन ध्यान से पढ़िएगा, यदि राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर के पुरुषों की जनसंख्या 27 लाख है, मतलब क्या है कि ये जो 72% है, 72% तो ठीक है, 72% में जो 5/7 है, जो इसमें 5 वाले हैं वो मतलब 27 लाख। एक तरफ से जानो कि डी है राज्य, डी राज्य में जो गरीबी रेखा से ऊपर है, ठीक है, ऊपर जो पुरुष हैं, ठीक है, ऊपर जो पुरुष हैं वो कितने हैं, वो 27 लाख हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो 5 की वैल्यू है वो 27 लाख के बराबर है। अगर 5 की वैल्यू 27 लाख के बराबर है, हम टोटल वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, दोनों की वैल्यू जोड़ देंगे। अगर 5 की वैल्यू 27 लाख है तो 12 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो हमको जानते हैं कितना मिल जाएगा, तो ये थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 5 बचे 25 होता है, 2 बचेगा, 5 चौका 20। तो अब 12 में हम अगर 5.4 का गुणा करेंगे तो 12 चौका 48 होता है, 12 25 60, 4 64, कुल जनसंख्या बनेगी वो 64.8 बनेगी। तो कह रहा है कि राज्य डी की कुल जनसंख्या कितनी है, कुल पूछा गया। तो ये जो 64.8 आया है, माफ करिएगा, ये कितने का परसेंटेज है जानते हैं, वो 72% है। 72% मतलब 64.8 है, 72% का मतलब 64.8 है। तो अब हमें पूरी जनसंख्या निकालने के लिए 100 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो अब इसको जरा हम भाग करके देख ले, मतलब 100 का गुणा 64.8 में करेंगे, और डिवाइड करेंगे किससे, 64.8 से करेंगे, और डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइड करेंगे हम 72 से। तो अब इसको हम फ्रैक्शन हटा ही देते हैं, 648 गुणे 10 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 72। जब इसको आप कैलकुलेट करके ले आओगे, जानते हैं यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना, 90। कितना मिल जाएगा, 90। तो ये बन गया फोर्थ वाला विकल्प, इसका राइट आंसर बन जाएगा। इसको आप लोग कट आउट करके देख लीजिएगा, ऐसे भी देखेंगे तो ये 72 है और 648 है। 72 दामा 720 होता है, 72 9 ये देखिए, 9 दूना 18 और 9 सत्ते 63, 72 9 9 दूना 18, 9 से 63, मतलब 72 9 आ जाएगा, तो 10 9 90। तो ये बन के आ जाएगा 90 या 90 लाख। ठीक है, तो इस तरह से हमने पांचों क्वेश्चन इजिली हैंडल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कह रहे कि पीएएच के मामले में कौन कौन सी बातें सही हैं। अगर इन्वायरमेंट की यूनिट देखे होंगे तो पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी बातें बताई, हालांकि डिटेल में नहीं बताई हैं, लेकिन उतने से आपका सवाल सॉल्व हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट विकल्प दिया है, दे आर पोटेंट्स कार्सिनोजेनिक एयर पोल्यूटेंट, मतलब जो पीएएच है भाई ये कार्सिनोजेनिक एयर पोल्यूटेंट्स जनरेट करता है। सिंपल सी बात है भाई, ये करता है। दे आर फॉर्म व्हेन द मिनिमम 10 बेंजीन रिंग्स और द फ्यूज टुगेदर। कह रहा है कि भाई मिनिमम 10 रिंग्स चाहिए, ठीक है, बेंजीन के रिंग्स चाहिए, तब जाके ये पॉली आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या पीएच बनता है। नहीं भाई, 2 या 2 से अधिक है, 2 आप कह सकते हो, 2 और मोर, 2 और मोर, अगर 2 से अधिक हो रहे हैं तो वे रिंग्स बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑन है फॉर्मल, मतलब ये विकल्प गलत हो रहा है। फॉर्मल्डिहाइड एज एन एग्जांपल ऑफ पीएच, नहीं भाई, फॉर्मल्डिहाइड पीएच का एग्जांपल नहीं होता है। दे आर फॉर्म ड्यू टू कॉम्बूशन ऑफ द फजल फ्यूल, सही बात है, ये फजल फ्यूल से कॉम्ब्यूस्ड होता है। तो अर्थात इसके हिसाब से देखेंगे तो ये चौथा वाला विकल्प राइट है, फर्स्ट वाला विकल्प राइट है, और फोर्थ वाला विकल्प इस हिसाब से देखेंगे तो ये चौथा वाला विकल्प राइट विकल्प बन जाएगा। अगर इसको देखेंगे तो इसका चौथा वाला विकल्प राइट आंसर, ये 2 आर
मोर फ्यूज बेंजीन रिंग से मिलके बना होता है, मतलब 2 या 2 से अधिक हो तो वो बन जाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या कहा था कि मिनिमम 10 चाहिए, 10 नहीं भाई, 2 या 2 से अधिक हो रहे हैं फिर भी बन जाएंगे। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें किसमें पीएच में कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम से मिलकर ये बने होते हैं, केवल उनमें कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं। ये कार्सिनोजेनिक, म्यूटेजेनिक एंड टेराटोजेनिक वही चीजें वो जनरेट कर सकते हैं। दूसरा ये कॉम्बुशन करते हैं क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स का जैसे व्हीकल एग्जॉस्ट हो रहा है, इंडस्ट्रियल इमिशंस हो रहे हैं, बायोमास बर्निंग हो रही है, तो यहाँ से भी ये जनरेट हुआ करते हैं। तो कुल मिला के आप कहेंगे ये फॉर्मली जो ओरिजिनेट होते हैं वो इनकम्प्लीट कॉम्बुशन से जनरेट हुआ करते हैं। कौन? पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो इसका जो राइट विकल्प बनेगा वो फोर्थ वाला विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, करा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिस्क ऑफ फिशिंग फॉर द टारगेट यूजर। फिशिंग की बात कर रहा है। फिशिंग क्या है? फिशिंग एक तरफ से आप कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का साइबर अटैक है, या कह सकते हो कि आप क्या है, ये साइबर अटैक है या साइबर मतलब कि इलीगल गतिविधियां हैं साइबर से जुड़ी हुई। इसमें क्या होता है कि आपकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे एटीएम कार्ड या ईमेल आईडी या आपकी ऑनलाइन बैंकिंग का आईडी पासवर्ड वगैरह चुराने के काम होता है। ठीक है, तो फिशिंग एक प्रकार का साइबर अटैक है। तो इसमें आप कहेंगे ये किस प्रकार के यूजर को ये टारगेट करते हैं, फिशिंग का जोखिम किस प्रकार का होता है उपयोगकर्ताओं के लिए? तो ये फ्रॉडेंट एक्टिविटी है। कुल मिला के इसमें आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चोरी की जा सकती है, जिससे आपके साथ अनैतिक गतिविधियां हो सकती हैं। तो फिशिंग को देखेंगे तो ये प्रकार का साइबर अटैक है भाई। इसमें आपसे जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है लाइक पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह का नंबर वगैरह आपसे ट्रूली चुराने का प्रयास किया जाता है। उससे आपकी जो आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाएगी, आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पे अनऑथराइज्ड पर्सन का अधिकार हो सकता है या चुरा सकता है। तमाम तरह की गतिविधियां जो होती हैं वो फिशिंग के अंतर्गत आती हैं। तो फिशिंग एक प्रकार का क्या है, ये फ्रॉडेंट एक्टिविटी के अंतर्गत आएगा। जार टेस्ट इज डन बाय डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। ये देखिए जार टेस्ट इस तरह का नाम तो कोई नहीं सुना है इसके पहले तक, ठीक है, लेकिन इसके नाम से आप देखेंगे, जैसे देखिए बीओडी के बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात कर रहा है, क्या उससे आप जार टेस्ट से बीओडी पता चल पाएगा? तो ये तो नहीं पता चल पाएगा, इतना तो हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, दूसरा सीओडी क्या है कि भाई केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, तो यहाँ से तो भी नहीं पता चल पाएगा। पीएच पता चल पाएगा? पीएच भी नहीं पता चल पाएगा। तो पता क्या चलेगा? वो टर्बिडिटी है। जैसे मान लीजिए कि कोई जार है उसमें पानी है, तो वो कितना मैलापन है, उसके अंदर कौन कण है, अगर देखने से ये तो पता चल जाएगा, लेकिन बाकी ये पीएच कितना है, बीओडी कितनी है या सीओडी कितनी है, ये तो हमको नहीं पता चल पाएगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो टर्बिडिटी बन जाएगा। ठीक है, इससे संबंधित एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। एक तरफ से आप देखेंगे तो एक प्रकार का लेबोरेटरी प्रोसीजर होता है, जो कि वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे इसको यूज किया जाता है। बेसिकली उसमें जो कण होते हैं, पानी में जो निलंबित कण होते हैं या टर्बिडिटी होती है, उसको या मैलापन को कम करने के लिए जार टेस्ट किया जाता है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी जार टेस्ट किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो टर्बिडिटी बन जाएगा। नेक्स्ट ऑन है आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज। ठीक है, अब देखिए इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा और मैक्सिमम इसमें तो सारे सरल ही दिए हैं। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को देखेंगे तो 1887 में, पटना को देखेंगे तो 1917 में, ठीक है, कलकत्ता तो सबसे पहले कोई भूलने वाली चीज़ है, 1857 में है। पंजाब यूनिवर्सिटी को देखेंगे तो ये भाई वही आपका जो 1882 का आयोग था, कौन, हंटर आयोग ना, उसी के साथ में ये भी पंजाब यूनिवर्सिटी। बाकी बच रही एसएनडीटी वुमेन यूनिवर्सिटी, ये 1916 में आई थी। तो इस हिसाब से आप इसको अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो फोर्थ वाला विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा। एसएनडीटी आपकी 1916 में, इलाहाबाद 87 में, पटना 17 में और कलकत्ता 57 में और पंजाब यूनिवर्सिटी 1882 में। देखिए आप सब तो नहीं याद कर पाओगे, लेकिन कुछ एक मुख्य याद कर लोगे तो आप इल्यूमिनेशन के माध्यम, जैसे इसमें मान लीजिए 5 सरल थे, हमको तो याद थे, अगर इसमें आपको 3 भी याद होते, 2 भी याद होते, तो शायद जितने भी जिस तरह के विकल्प दिए गए थे उस विकल्पों में आराम से इसको इल्यूमिनेट कर लेते। तो कुछ तो आपको याद करना पड़ेगा, उसको याद कर लीजिए। इसमें देखिए क्लू पॉइंट था कलकत्ता यूनिवर्सिटी वो 1854 का जो डिस्पैच था, उसके बाद 1857 में 3 यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई थी, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में। ठीक है, तो इसको तो कौन ही भूल सकता है। अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर भूल रहे हो मतलब आप अभी बहुत पीछे चल रहे हो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो फोर्थ वाला। नेक्स्ट ऑन, इफ एल एम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एल इन बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, मतलब कि कुल मिला के आप इसको कई बार से रिपीट हो रहा है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है। देन इसको किस में करना है भाई, आपको और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब इसका जो राइट आंसर है वो बताने से पहले इसको हल करना बतला दूं कि लगभग 4-5 पेपर में मैंने इसको हल कराया। एक बार देख लीजिए फिर से इसको, देखिए 1.11 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो यहाँ से देखेंगे तो 1 मिल जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 17, 16, 8, 24, 24, 4, 28, 29, यहाँ पे क्या करेंगे 2 की पावर -1, 2 की पावर -2 हो जाएगा। तो ये इसका मतलब है 1.2, इसका मतलब है 1.4, 1.2 का मतलब 0.5, इसका मतलब 0.25। ठीक है, तो दोनों जुड़ेगा तो 29.75। ठीक है, तो इसका जो मान बन के आएगा वो 29.75 बन के आएगा। तो इसी प्रकार आप इसको भी फाइंड आउट कर सकते हो। 130 है, 0.2 है, तो यहाँ पे 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, यहाँ पे 4 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2/4। ठीक है, बाकी यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे 4 की पावर 0 और ऊपर 0 है तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 4 के 4 12 आ जाएगा,
जाएगा और 4 चौका 16 हो जाएगा, 16 12 28 होता है, 28 बाकी यहाँ से 0.5 28.5 बन के आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू बन के आएगी 28.5 बन के आएगी। बाकी इसको देख लीजिए 34 है, 0.5 है, तो यहाँ पे 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, यहाँ पे गुणा होगा 8 की पावर -1 के 5/8 बन जाएगा ये। बाकी यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से तो 4 मिल जाएगा, यहाँ से 8 त्रिक 24 मिल जाएगा, 24 4 28 यहाँ से हो गया। बाकी यहाँ इसको भाग करेंगे 8 6 48 होगा ना, तो 0.625 इसका पूरा मतलब क्या बन के आएगा जानते हैं, 0.625। तो यहाँ पे 24 4 28 कहने का मतलब है 28.625 यहाँ पे बन जाएगा। बाकी 15.6 है, तो 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 और यहाँ पे 16 की पावर -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 6/16। ठीक है, अब ये बन जाएगा 60, अगर 60 में भाग करेंगे तो 16 3 48 होता है, 325 बनेगा। ठीक है, 325 325 यहाँ से मिल जाएगा और बाकी 16 1 के 16 यहाँ से 5 मिलेगा, यहाँ पे 16 मिलेगा, 16 5 21। ठीक है, तो 21.325 ये बन के आ जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से इन सब को अगर आप अरेंज कर लोगे तो आपको ये कौन सा मिल रहा है भाई, चौथा वाला। हाँ, चौथा वाला विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो सबसे छोटा 21.325 है, यहाँ पे 21.325 है, फिर आपका बी वाला आ जाएगा 28.375, फिर सी वाला आ जाएगा 28.625। ठीक है, फिर आपका जाएगा फर्स्ट वाला 29.75। तो इसको करना मतलब कठिन नहीं है, बहुत सारे बच्चे इसको इल्यूमिनेट करके भागते हैं, छोड़ के भागते हैं, इल्यूमिनेट में कर रहा हूँ, छोड़ के भागते हैं, तो छोड़ के नहीं भागना है, थोड़ा सा इसको आप सीख ही लीजिए, हर पेपर में उठा के दे देता है। ठीक है, तो इसको सीखना ही बेहतर है, अपने 2 नंबर कंफर्म करना ही बेहतर है। ठीक है, तो बहुत कुछ करना नहीं है, फटाफट हो जाता है। ठीक है, देखिए इसका सोल्यूशन मैंने इंक्लूड कर दिया है, अगर वहां ना समझ में आए तो यहाँ से समझ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, अरेंज द फॉलोइंग मेजर्स फॉर अ गिवन डेटाबेस इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है भाई, इससे सरल क्या ही हो सकता है। ये 7 डिसाइल दिया है, 7 डिसाइल का मतलब जानते हैं 70 है। ठीक है, मीडियन का मतलब 50 है, थर्ड क्वार्टाइल का मतलब क्वार्टाइल दिया है, देखिए हाफ के बाद क्वार्टाइल मतलब 75 है, 78th परसेंटाइल दिया है मतलब कि 78% है। अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दो भाई, सबसे पहले आएगा 50 वाला, फिर आएगा 70 वाला, फिर आएगा 75 वाला, फिर आएगा 78 वाला। तो 50 वाला कौन है, बी है, 70 वाला कौन है, ए है, और फिर 75 वाला कौन है, सी है, फिर ये डी है, बी ए सी डी इसका राइट विकल्प बन जाएगा। तो सेकंड वाला विकल्प इसका राइट आंसर है। तो देखिए ऐसे सवाल बहुत सिंपल है, छोड़ के ना जाना ही बेहतर है। ठीक है, नेक्स्ट ऑन, विद द रेफरेंस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन विच आर द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ सिंप्लेक्स टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। हमने 3 प्रकार के आपको कम्युनिकेशन बताए, एक तो बताया सिंप्लेक्स होता है, दूसरा बताया हाफ डुप्लेक्स होता है। ठीक है, तीसरा बताया कि फुल डुप्लेक्स होता है। ये 3 बताए, फुल डुप्लेक्स। ठीक है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन होता है वन साइडेड होता है, एक तरफा होता है। हाफ डुप्लेक्स में होता तो दोनों तरफ कम्युनिकेशन है, लेकिन एक बार में एक ही तरफ होता है, चाहे अप होगा या डाउन होगा। ठीक है, फुल डुप्लेक्स में भाई दोनों तरफ कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो जैसे रेडियो आप सुनते हो, रेडियो में अपनी बात पहुंचा पाते हो, नहीं पहुंचा पाते ना, तो यहाँ पे क्या है, केवल रेडियो से प्रसारण हो रहा है, आप उसको सुन रहे हो, तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग क्या है, सिंप्लेक्स है। टेलीविजन, आप टीवी देख रहे हो ना, तो जो आ रहा है उसी को देख रहे हो। कंप्यूटर टू प्रिंटर इनका कम्युनिकेशन, अगर कंप्यूटर से हमें प्रिंटर में कम्युनिकेशन होता है तो कंप्यूटर जो कहता है प्रिंटर उसको करता है, तो वन साइडेड है। कीबोर्ड टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन, कीबोर्ड भाई कंप्यूटर हम दबाते हैं तो कीबोर्ड और सामने हमें दिखाई देता है, और कुछ तो होता नहीं है, तो वन साइडेड कम्युनिकेशन हो रहा है। बाकी वॉकी टाकी अगर देखेंगे तो वॉकी टाकी आपका हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण है। ठीक है, वॉकी टाकी आप मूवीज में देखे होंगे इस्तेमाल करते हुए, तो वॉकी टाकी आपका हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण है। तो ध्यान में रखिएगा, जो मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन की बात कर रहा हूँ, मोबाइल फोन आपका फुल डुप्लेक्स का उदाहरण है, वॉकी टॉकी हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण। बाकी ये चारों जो ऊपर दिख रहे हैं ABCD, ये सभी सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन के उदाहरण या सिंप्लेक्स डिवाइस के उदाहरण है। तो ABCD अर्थात सेकंड वाला विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट ऑन देखिए, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन बताया, वन वे कम्युनिकेशन होता है, सेंडर रिसीवर तक नो फीडबैक, कोई फीडबैक नहीं आता है। हाफ डुप्लेक्स में आगे 2 वे कम्युनिकेशन होता है, बट वन डायरेक्शन एट अ टाइम, एक बार में एक ही बार। ठीक है, फुल डुप्लेक्स में आगे 2 वे कम्युनिकेशन साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही साथ में दोनों तरफा संचार होता है। तो ये तीनों याद रखिएगा, एग्जाम में बराबर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑन है कॉन्सेप्ट है, डिस्क्रिप्शन है, आपको इसको मैच कराना है। तो देखो पैरोडी है, पैराजी है, रेडिकल रीडिंग है और सोप ओपेरा है। ठीक है, पैरेजी के बारे में तो सभी जानते होंगे, अगर सोशल मीडिया के युग में रह रहे हैं, इसको नहीं जानते हैं तो ये ठीक नहीं है। अच्छा, इसके बारे में क्या जानते हैं, मतलब कि देखिए पैरेजी उनको कहा जाता है जो लोग जो पॉपुलर सेलिब्रिटीज होती हैं उनके पीछे पीछे अक्सर घूमते हैं, या उनकी कोई ऐसी ऑर्डनरी फोटो लेने के लिए उनके पीछे पीछे लगे रहते हैं। वो फ्रीलांसर जिसको बोला जाए, ठीक है, फ्रीलांस फोटोग्राफर होते हैं। वो क्या करते हैं भाई, वो जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं उनके पीछे लगे रहते हैं। किस लिए, कि उनकी कुछ एक फोटोज ले लेंगे, बाद में उस फोटोज को क्या करेंगे भाई, उनसे टाइप करके उस फोटोज को सेल करते हैं, बेचते हैं। तो जो पैराजी होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रीलांस फोटोग्राफर होते हैं, वो स्टाइल द सेलिब्रिटीज, जो कि उनका पीछा करते हैं, किस लिए करते हैं, उनकी फोटोज लेने के लिए। ठीक है, दूसरा पैरोडीज को देखेंगे, पैरोडीज कौन होते हैं, पैरोडीज का मतलब है कि जैसे आप देखते हैं कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार के मतलब कि मजाक मजाक में ताना मारने वाले, मजाक मजाक में क्रिटिसाइज करने वाले बहुत सारे यूट्यूब चैनल उपलब्ध हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब अप्रत्यक्ष तरीके से जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो उसको पैरोडी बोला जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये तो फर्स्ट हो रहा है और ये वाला 4 हो रहा है। ठीक है,
तो ए का 4 है, ए का 4 तो ऐसे ही सॉल्व हो जा रहा है, ए का 4 है और बी का हो जा रहा है। फर्स्ट सी को देखेंगे, रेडिकल रीडिंग का मतलब होता है कि भाई ऑडियंस रिएक्शन फॉर द मीनिंग वैल्यूज एंड ओपिनियंस ऑफ द अथॉरिटी, मतलब कि लेखों के अर्थों, मूल्यों और विचारों की अस्वीकृति की बात होती है किसमें, रेडिकल रीडिंग में। दूसरा है सोप ओपेरा का मतलब होता है, थर्ड में मतलब कि सीरियल ड्रामा, जो हम देखते हैं, ड्रामा शैली जो होती है किसी भी बात को बताने का, समझाने का, ड्रामा देखते हैं, ठीक है, उसको सोप ओपेरा बोला जाता है। तो यहाँ हालांकि दो वर्ड थोड़े से डिफिकल्टीज थे, लेकिन ये पैराजी एंड पैरोडी ये तो भाई सोशल मीडिया से जुड़े थे और आपको जानना भी जरूरी है। मतलब अब तो याद रहेगा आपको ना कि जब हम किसी को मजे मजे में क्रिटिसाइज करें, ठीक है, अप्रत्यक्ष तरीके से किसी का मजाक उड़ाए तो वो पैरोडी है, ठीक है। और जो सेलिब्रिटीज का पीछा करते हैं या सेलिब्रिटीज के पास पास रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, उनकी फोटोज लेने के लिए उनको हम पैराजी बोलते हैं, ठीक है। तो अब तो आगे से नहीं भूलना चाहिए, राइट विकल्प फोर्थ वाला, ठीक है। देखिए पैराजी वही सारी बताएं हम, जो वही सब चीजें हैं, ठीक है। चलो, व्हाट एमंग द फॉलोइंग आर द एक्सेम्प्लीफाइज एक्सटेंशन ऑफ द टर्म ऑफ दैट इज इम्पिटी, कारण इनके से क्या खाली शब्द के विस्तार का उदाहरण है। अब देखो पेन दिया है, बुक दिया है, बैग दिया है, गॉड दिया है, देखो 1 2 3 ये सब तो मिल रहा है। इनका आपको फिजिकल एग्जिस्टेंस भी दिखेगा, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, पेन होती है, हम देखे हैं, जानते हैं, बुक है, इसका भी फिजिकल एक्सटेंस है, बैग है, इसका भी फिजिकल एक्सटेंस है, एम्पिटी क्या है, गॉड है। हम ये गॉड को केवल हम महसूस भी करते हैं कि नहीं करते पता नहीं, मैं तो नहीं जानता, ठीक है। बस इतना है कि भाई इसके बारे में सुने हैं, लेकिन फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं जानते, किसी ने भगवान को देखा हो, साक्षात देखा हो, ऐसा तो नहीं है। उनकी स्टैचूज हैं, वो एक अलग पहलू है, लेकिन हमने लिविंग ऑर्गन्स में उनको नहीं देखा है, तो वो इम्पिटी हम कह सकते हैं इसको। और बाकी इसका राइट आंसर 8 वाला बन जाएगा, गॉड, ठीक है। नेक्स्ट ऑन विच एमंग द फॉलोइंग और द इनकरेक्ट, कारण निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। देखिए प्रमाणाज पे सवाल है, प्रमाणाज पे सवाल आजकल रीजनिंग की वीडियो मेरी देखेंगे, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, मतलब स्टार्ट में आपको बतला दिया है कि प्रमाणाज आप कैसे याद करोगे, ठीक है। तो वही सवाल दिया है, फॉर द जैनीज शब्द प्रमाण रिड्यूस टू अनुमाना। नहीं भाई, जो जैनीज होते हैं, वो जैन धर्म को मानने वाले होते हैं, वो शब्द प्रमाण को मानते हैं, पहला ही गलत है और ये इनकरेक्ट कर रहा था, तो यही इनकरेक्ट है, ठीक है, यही इनकरेक्ट है। बाकी बुद्धिस्ट शब्द इज नॉट एन इंडिपेंडेंट प्रमाण, कर है बुद्धिस्ट शब्द इज नॉट, मतलब बौद्धों के लिए शब्द एक स्वतंत्र प्रमाण नहीं है, बात सही है। प्रमाणा मतलब फॉर मीमांसा शब्द इज इंडिपेंडेंट प्रमाण, ये भी बात सही है। फॉर द वेदांतिस्ट शब्द इज सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज, ठीक, वेदांतियों के लिए शब्द एक वैध ज्ञान का स्रोत है, ये भी सही है, ठीक है। आप कहेंगे सर इसको हम कैसे याद करें, तो इसको याद करने का एक तरीका है, हमने आपको पहले बताया। देखिए ये फिलोसॉफिकल स्कूल है सभी, ठीक है, जैसे चार्वाक है, बुद्धिज्म में, वैशेषिका है, सांख्य है, योगा है, मीमांसा है, न्याय है एंड अद्वैत वेदांत है, ठीक है। तो ये सब फिलोसॉफिकल स्कूल है। अब कौन कौन से प्रमाण एक्सेप्ट करते हैं हमने उनको यहाँ पे डिनोट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे चार्वाक है, चार्वाक केवल एक प्रमाण एक्सेप्ट करता है, वो है क्या आपका प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष। चार्वाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है, बाकी किसी को नहीं मानता। बाकी अगर बुद्धिज्म को देखेंगे और वैशेषिका को देखेंगे तो ये 2 प्रमाण को मानते हैं, प्रत्यक्ष को मानते हैं और अनुमान को मानते हैं, ठीक है। जैन की बात की गई थी ना, जैन शब्द प्रमाण रिड्यूस टू अनुमाना, ठीक है, शब्द प्रमाण को रिड्यूस करने की बात करा है। तो जैन को देखेंगे तो जैन शब्द प्रमाण को मानता है, देखिए सांख्य, योग, मीमांसा एंड जैन, ठीक है, ये 3 प्रमाण को मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। हालांकि अगर आप देखेंगे जो मीमांसा दर्शन होता है, मीमांसा दर्शन में कई एक विद्वानों ने अलग अलग दिए हैं, जैसे जैमिनी ने 3 प्रमाण को एक्सेप्टेंस बतलाया है, किसी ने 5 प्रमाण की एक्सेप्टेंस दिखलाई है मीमांसा दर्शन में, लेकिन जैमिनी को अगर देखेंगे जैमिनी ने 3 प्रमाण की एक्सेप्टेंस दिखाई है, केवल मीमांसा में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। बाकी सांख्य, योगा, मीमांसा एंड जैन दर्शन 3 प्रमाण को मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। डायरेक्ट छपने वाले सवाल है, आते हैं पेपर में, ध्यान रख लीजिए। न्याय दर्शन को देखेंगे तो ये 4 प्रमाण को मानता है, प्रत्यक्ष को मानता है, अनुमान, शब्द और उपमाना को। बाकी अद्वैत वेदांत को देखेंगे तो प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति एंड उपलब्धि सबके सब को मानता है, ठीक है। तो बस इतनी बातें अगर आप टेबल को अपने माइंड में रख लेते हैं तो यहाँ से आपके 2 नंबर कंफर्म हो सकते हैं। जो कहा था कि भाई जो जैनीज होते हैं वो सब प्रमाण को रिड्यूस कर देते हैं, नहीं भाई जो जैनीज होते हैं वो सब प्रमाण को मानते हैं। तो पहला इनकरेक्ट पूछा था, तो इनकरेक्ट के रूप में पहला ही था, तो यही इसका राइट विकल्प बन जाएगा। नेक्स्ट ऑन इफ द सर्टेन कोडेड लैंग्वेज कह रहा है कश्मीर इज कोडेड इससे, और कह रहा है कि लखनऊ किससे कोड किया जाएगा। तो देखो भाई कुछ खास नहीं है कि ASHMIR लिखा है, कश्मीर लिखा है, कश्मीर को क्या लिख रहा है, ये J लिख रहा है, फिर Z लिख रहा है, फिर R लिख रहा है, ठीक है, फिर G लिख रहा है, ठीक है, फिर क्या लिख रहा है, L लिख रहा है, H लिख रहा है, Q लिख रहा है। देखो K और J है, A है, Z है, ये से मतलब कि एक को रिड्यूस कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एक को रिड्यूस कर रहा है। अगर K को देखेंगे तो ये 11 होता है, एक होता है ST, ये 19 होता है, H 8 होता है, M 13 ही होता है ना, हाँ 13 ही होता है, 13 होता है, 9 होता है, RST ये 18 होता है, तो ठीक है। तो J को देखेंगे तो रिड्यूस हो रहा है, तो ये 10 हो जाएगा, तो ये 1 है तो ये 26 हो जा रहा है, उल्टा जा रहा है, ये RST होता है ना, तो ये 18 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो एक एक रिड्यूस कर रहा है, तो उसी प्रकार आप देख लो LUCK NOW, एक एक रिड्यूस करो। L का मतलब क्या है,
एल का मतलब देखोगे तो एल का मतलब क्या है 12 है, ठीक है। यू का मतलब क्या है, यस टी यू होता है 21 है। अब 12 को अगर 11 करोगे, जैसे 11 करोगे तो के आ जाएगा, अगर 21 को एक रिड्यूस करोगे तो टी आ जाएगा, के टी। और किसी में है ये नहीं है, यही इसी में है। बाकी एक तो ये था, ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो, के आने से के सी दे रहा था तो ये भी कटा, तो के टी इसका राइट विकल्प होगा। बाकी आप इसको नीचे इसका एक एक रिड्यूस करके लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। बाकी आंसर केवल 2 से ही आ जाएगा, 10 सेकंड लगता है ऐसे सवालों को करने में अगर इजी दिया है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वन ऑफ द मेजर बैरियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में कौन सा मेजर बैरियर है। कह रहा है सेमेंटिक डिस्टॉर्शन, इफेक्टिव डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। भाई अगर ऑर्गेनाइजेशनल है तो इफेक्टिव डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। ये आपका जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी में भी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। इमीडिएट अगर फीडबैक मिल रहा है तो ये भी बैरियर नहीं है। फ्लेक्सिबल ह्यूमन इन्वायरमेंट अगर है, सभी लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, और तो ये तो बैरियर तीनों नहीं है। तो सिंपल सी बात है, बैरियर कौन होगा, सेमेंटिक डिस्टॉर्शन। सेमेंटिक डिस्टॉर्शन बैरियर का मतलब ये होता है कि हम कोई बात कर रहे हैं, सामने वाला हमारी बात को नहीं समझ पा रहा है, मतलब बातों के अर्थ को नहीं समझ पा रहा है, बातों के मीनिंग को नहीं समझ पा रहा है, हमारे मतलब को नहीं समझ पा रहा है। दैट इज सेमेंटिक डिस्टॉर्शन, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कम्युनिकेशन ग्रुप में, तो उसको हम बोलेंगे सेमेंटिक डिस्टॉर्शन। मतलब कि वो हमारे मैसेज के मीनिंग को नहीं समझ पा रहा है, उसको मिसअंडरस्टूड कर रहा है, ठीक है, इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है, हमारी लैंग्वेज या हमारी जॉर्गन्स को नहीं समझ पा रहा है, तो वो क्या है, वो आपका सेमेंटिक बैरियर के अंतर्गत आएगा। विच ऑफ द हेल्प ऑफ इंप्रूविंग कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव करोगे। कह रहा है कि नॉन कंसिडरेशन ऑफ द अदर्स व्यूज, दूसरों के विचारों पर विचार न करना। भाई अगर आप दूसरों के विचारों पर विचार नहीं करेंगे तो इससे संचार खराब होगा कि बेहतर होगा। ये तो कह रहा है कि भाई विचार नहीं करेंगे, तो दूसरों के विचारों पर अगर आप विचार नहीं करेंगे तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो बेहतर नहीं होगा, खराब ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑन बोधगम्य कूट लेखन कर रहा है कि इंटेलिजेंस इनकोडिंग क्लेरिफाइंग द पर्पज ऑफ द मैसेज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसीवर नीड्स, प्राप्तकर्ताओं की आवश्यकताओं की पहचान करता, प्राप्तकर्ताओं की बंधा, इसको अनदेखा करना। देखो ये तो क्लियर है कि ई नहीं आएगा, ई नहीं आएगा तो ये भी नहीं आएगा, क्योंकि हमें इंप्रूव करना है कम्युनिकेशन को, ये भी नहीं आएगा। अब बात फर्क रही है कि बी सी डी आएगा कि ए बी सी आएगा, ठीक है। बी सी डी आएगा कि ए सी डी आएगा, कि नॉन कंसिडरेशन ऑफ अदर्स व्यूज, दूसरों के विचारों पर विचार न करना। अगर दूसरों के विचारों पर विचार करें तो कम्युनिकेशन और अच्छा होगा, इसलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो राइट विकल्प बन जाएगा बी सी डी। तो चीजों को ऐसे भी इल्यूमिनेट करके आप सवालों के जवाब दे सकते हो। What is the correct sequence of the steps of the being end of the occurs of nuclear power plant? न्यूक्लियर पावर प्लांट तो पढ़ाया गया है, लेकिन अब इसका जो चरण होता है ये तो नहीं बताया गया था, तो ये आपके लिए नया सवाल हो सकता है। इसके स्टेप्स आप जरूर नोट कर लीजिएगा। तो स्टेप दिया है, कंट्रोल द चेन रिएक्शंस, मॉडरेशन ऑफ न्यूट्रेशंस, बम्बॉर्डेंट ऑफ बाई न्यूट्रॉन, हीट रिलीज होती है, एब्सॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रॉन टू रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, ठीक है। तो कह रहा है कि इसके स्टेप्स क्या होते हैं, तो इसके स्टेप्स को ध्यान रखिएगा। पहला जो स्टेप होता है कि न्यूट्रॉनों की हम बमबारी करते हैं, ठीक है। तो सी से ही सारा के सारे स्टेप्स इसके क्लियर होते हैं। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो फर्स्ट वाला बन जाएगा। पहले स्टेप में हम न्यूट्रॉन्स की बारी मतलब कि करते हैं, बमबारी करेंगे। जो सेकंड स्टेप होगा उसमें एब्जॉर्प्शन होगा न्यूट्रॉन्स का रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से, ठीक है। फिर इसके आगे मॉडरेशन होगा, भाई न्यूट्रॉन का जो मॉडरेशन होगा, फिर जाके कंट्रोल चेन रिएक्शंस होगा, मंदक इस्तेमाल किए जाएंगे, फिर जाके लास्ट में उससे हीट रिलीज होगी, ठीक है। तो इसके स्टेप्स को जरूर ध्यान दीजिए। पहले बॉम्बार्डेंट करेंगे, फिर एब्सॉर्प्शन होगा, मॉडरेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा, ठीक है। मतलब कि आपका न्यूट्रॉन का मॉडरेशन होगा, फिर कंट्रोल चेन रिएक्शंस होगा, फिर हीट रिलीज होगी। इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा। जो हम बमबारी करते हैं यूरेनियम 35 से करते हैं, फिर वो जो न्यूट्रॉन्स होंगे उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा, फिर उसको स्लो किया जाएगा हैवी वाटर के माध्यम से अथवा ग्रेफाइट के माध्यम, जिसको मंदक बोलते हैं। फिर उनके रिएक्शंस को कंट्रोल करने की बात होगी, लास्ट में हम उससे को हीट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यही पूरे स्टेप्स होते हैं। हालांकि इतना जब पढ़ने के बाद सारी बातें समझ में आती हैं, इसके स्टेप्स को अब आगे के लिए नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका फर्स्ट वाला। Next on, read the passage and pick the correct claims. Therefore is the name of it the tower called Babel, because the Lord did there confound the language of the all the अर्थ, ठीक है। करा इट इज एन आर्गुमेंट, करा कि आर्गुमेंट है। भाई ये आर्गुमेंट नहीं है, क्योंकि एक आर्गुमेंट में आप देखते हैं एक प्रीमाइस, कम से कम 2 प्रीमाइस होती है और एक कंक्लूजन होता है, ठीक है। ये चीज दिख रहा है, ये चीज तो नहीं दिख रहा है। फिर करा इट इज एन एक्सप्लेनेशन, ये एक्सप्लेनेशन है, ये बात तो समझ में आ रही कि एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। देन कह रहा है कि भाई देयर इज एन कंक्लूजन इंडिकेटर द कॉन्टेक्स्ट। भाई ये कंक्लूजन भी नहीं, क्योंकि प्रीमाइस तो है नहीं, तो कंक्लूजन कहां से आएगा, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिकॉज इंडिकेट्स व्हाट फॉलोज द एक्सप्लेन द गिवन द नेम ऑफ द बबल, ठीक है। मतलब कि एक संदर्भ इंगित कर रहा है भाई जो कुछ भी आगे उसके नाम को बबल देने की व्याख्या करेगा। ये बात तो ठीक लग रही है, ठीक है। मतलब डी द काज इज नॉट अ प्रीमाइस, मतलब काज कोई प्रीमाइस नहीं होती, ये भी बात सही, क्योंकि रीजन की बात होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये बी डी ई इसका राइट विकल्प बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन स्ट्रेटजीज ऑफ मीडिया इन लिस्टिंग। कह रहा है कि बीएल ऑट्रे के द्वारा सूचीबद्ध मीडिया के लाभों की अधिकतम रणनीतियों का आप बतलाइए, ठीक है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट विकल्प जो सेलिब्रिटी है,
स्पेसी सिनर्जी है, प्लांट ऑब्सोलेंस है और लॉजिक ऑफ सेफ्टी है। ठीक है, अगर इसको देखेंगे तो इसका जो राइट विकल्प बनेगा, पहले सिनर्जी की बात आएगी, फिर जाके प्लांट ऑब्सोलेंस की बात आएगी, फिर जाके लॉजिक एंड सेफ्टी की बात आएगी, फिर सेलिब्रिटीज की बात आएगी, फिर जाके लास्ट में आपका आएगा स्पेक्टर तमाशा करने के बाद। ठीक है, बेसिकली इसको अगर आप देखेंगे तो ये हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए इन सब स्टेप्स का इस्तेमाल करते हैं। वहां पे हम सेलिब्रिटीज को ले आएंगे, पहले हम सिनर्जी लाएंगे, ठीक है, उसके बाद स्पेकल करेंगे, उसके बाद हम सेलिब्रिटीज को ले आएंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें होती है लॉजिक एंड सेफ्टी की बात, प्लांट एंड ऑब्सोलेंस की बात। ठीक है, तो इसका जो राइट विकल्प बनेगा वो थर्ड वाला बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फर्स्ट कंप्लीटली ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय द गूगल, मीनिंग दैट इज फ्री टू सेल फोन मोबाइल नेटवर्क। कह रहा है कि कौन सा ऐसा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि पूरी तरीके से ओपन सोर्स था, फ्री था। तो ओपन सोर्स का मतलब है कि उसकी कोडिंग को आप चेंज कर सकते हो अपनी नीड के अनुसार। ठीक है, तो और जो कि मोबाइल फोन में इस्तेमाल होता था। तो सिम्बियन था? नहीं भाई, सिम्बियन तो नहीं था, क्योंकि ये ओपन सोर्स नहीं था, तो इसके कोड को आप चेंज नहीं कर सकते। iOS है भैया, ये एप्पल है, तो इस एप्पल में तो भाई आप डेटा नहीं ले सकते हो, तो ओएस कैसे चेंज करोगे? एंड्रॉइड, बिल्कुल हाँ, सबसे ज्यादा पॉपुलराइज्ड एंड्रॉइड है, सबसे ज्यादा हाथों में एंड्रॉइड है। तो ये एंड्रॉइड एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, गूगल द्वारा 2005 में इसको बनाया गया था, 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो बाकी विंडोज है, विंडोज को अगर आप देखेंगे 1975 की बात है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बनाया था, इसके जो ओनर बिल गेट्स साहब हैं। ठीक है, मैक्सिमम पीसी में भारत में आपको विंडोज देखने को मिल जाएगा, अमूमन मैं भी विंडोज ही यूज करता हूं, विंडोज 11। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो एंड्रॉइड बन जाएगा। बाकी सब चीजें तो यहाँ पे दे दी गई। निम्नलिखित विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ फैलेसी ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन। कह रहा है कि इसमें से कौन सा भाई डिफेक्टिव इंडक्शन के अंतर्गत नहीं आता है। डिफेक्टिव इंडक्शन का मतलब है कि ऐसी फैलेसीज या ऐसा इंडक्शन जिसमें हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी गई होती है, जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमको नहीं दी गई होती है। तो ऐसा कौन कौन सी फैलेसीज में होता है, तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको ऐसा B&E मतलब कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन एंड बेगनिंग ऑफ द क्वेश्चन। कह रहा है कि नॉट अ फॉर्म ऑफ, किसमें नहीं होता है, तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन एंड बेगनिंग ऑफ द क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है। बाकी द आर्गुमेंट ऑफ इग्नोरेंस और बाकी फॉल्स कॉज है और हैस्टी जनरलाइजेशन में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के आधार पर फैलेसी क्रिएट की जाती है। तो डिफेक्टिव इंडक्शन फैलेसी मतलब कि भ्रांति तब होती है जब पर्याप्त सबूत के बिना हम वीक तर्क तैयार कर देते हैं, वीक लॉजिक के आधार पे, वीक एविडेंस के आधार पे हम कंक्लूजन निकाल देते हैं। तो कह रहा है कि तब जाके डिफेक्टिव इंडक्शन होता है। तो और डिफेक्टिव ऐसा कब होता है, जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की बात होती है और आपका बेगनिंग क्या कर रहे हैं, नॉट अ फॉर्म ऑफ। अच्छा, इन तीनों में होता है, इसमें नहीं होता है और इसमें नहीं, बाकी हैस्टी जनरलाइजेशन, फॉल्स कॉज एंड आर्गुमेंट ऑफ द इग्नोरेंस में हुआ करता है, B&E में नहीं होता है। ठीक है, What is the correct order of steps of risk management from the initial to final? रिस्क मैनेजमेंट का स्टेप क्या है? कह रहा है कि भाई एक्सपोजर असेसमेंट करना है, पहला स्टेप होगा। नहीं, असेसमेंट करने के बाद रिस्क मैनेजमेंट के बाद हजार्ड आइडेंटिफिकेशन के बाद रिस्क करेक्टराइजेशन की बात। बिल्कुल नया सवाल है, आप चाहें तो इसको स्टेप्स नोट कर लीजिएगा। ठीक है, CABD इसका राइट आंसर है। पहले हजार्ड का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, खतरे की हम पहचान करेंगे, फिर जाके उसको असेस करेंगे। ठीक है, फिर जाके हम क्या करेंगे, रिस्क करेक्टराइजेशन करेंगे और लास्ट में रिस्क का मैनेजमेंट करेंगे। तो हजार्ड आइडेंटिफिकेशन होगा, एक्सपोजर असेसमेंट होगा, रिस्क करेक्टराइजेशन होगा और रिस्क मैनेजमेंट होगा। मतलब कि पहले पोटेंशियल हजार्ड्स भाई खतरे का हम उसकी पहचान करेंगे, फिर जाके उसको एक्सपोजर करेंगे, फिर जाके हम क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे रिस्क कितना है और लास्ट में उस रिस्क को हम मैनेज करने का काम करेंगे। तो ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन्वेस्टिगेशन टेकिंग प्लेस एट स्पेसिफिक टाइम ऑफ प्लेस दैट फोकस इन अ सिंगल क्वेश्चन एंड इन द नॉट ओरिएंटेड टुवर्ड जनरल क्वेश्चंस रेफर्स टू। करेक्ट भाई, एक विशेष समय और स्थान पर होने वाली जांच जो एक ही प्रश्न पर केंद्रित होती है, जो सामान्य प्रश्नों की ओर उन्मुख नहीं है, जनरलाइज्ड करने की ओर उन्मुख नहीं है, कॉमन ओरिएंटेड नहीं है, तो ऐसी रिसर्चेज को हम क्या बोलेंगे? कह रहा है कि यूनिवर्सलिस्टिक है। भाई यूनिवर्सल है तो वो सब जगह होगी, नहीं। इथोलॉजिकल है, नैतिक भी नहीं। क्वालिटेटिव है, गुणात्मक है, नहीं। ये है पर्टिकुलरिस्टिक रिसर्च, इस बात को ध्यान में रखिएगा, जहां जो कि केवल एक ही प्रश्न पे जिसका सेंट्रलाइजेशन होता है, जिसका केंद्रण होता है। तो राइट आंसर पर्टिकुलरिस्टिक रिसर्च में होता है। इसमें फोकस होता है स्पेसिफिक सिचुएशन, टाइम और प्लेस पे, जो कि सिंगल क्वेश्चंस को क्या करती है, एड्रेस करती है, रेदर देन जनरल प्रिंसिपल को। तो ध्यान से नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, इन द लाइन ऑर्गेनाइजेशन द बेस्ट सूटेड कम्युनिकेशन फ्लो। देखिए, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी और कम्युनिकेशन की बात होगी तो सबसे अच्छा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। आप जिस नौकरी के लिए परेशान हो, उस नौकरी को जब करने जाओगे तो वहां भी जो कम्युनिकेशन होगा वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो ब्यूरोक्रेसी है इंडिया में, उसमें भी जो कम्युनिकेशन होता है वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। प्रधानमंत्री भैया अपने सचिव को वहां से DM SDM को ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है, तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट ऑन the cost price of an article 95% of the selling price, find the percentage of the profit or loss। ठीक है,
फाइंड द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। कह रहा है कि भाई जो सीपी है, मतलब कॉस्ट प्राइस वही तो है, जो सीपी है, सीपी बराबर है किसके, एसपी गुणे 95/100 के, मतलब 95% के बराबर है भाई। तो 5 का 19 टाइम, 5 का 20 टाइम, तो सीपी बाई एसपी अगर आप निकालेंगे तो ये 19/20 बन जाएगा। तो अब भाई 20 रुपए का सामान 19 रुपए में बेचा जा रहा है, तो प्रॉफिट जो बन के आएगा, तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट 1 आएगा। तो अब प्रॉफिट परसेंट अगर आप निकालने जाओगे तो 1 इंटू क्या करोगे, 100 करोगे, 1 इंटू 100 करोगे और डिवाइड करोगे किससे, सीपी से, 19 से डिवाइड करोगे तो 100/19 आएगा। 100/19 = 95, 5.26% इसका बनेगा प्रॉफिट का दायरा। 1 रुपये आ रहा है प्रॉफिट, तो भाई प्रॉफिट तो ही रहा है, लॉस होने की बात ही नहीं है। तो 5.2%, भाई 5 तो आएगा नहीं, क्योंकि 5 19 बचे 95, 5 बच ही रहा है, तो आएगा यही 5.26% प्रॉफिट होगा। तो कुछ खास सवाल नहीं था, सिंपल था। नेक्स्ट ऑन डेफिनेशन है, करेक्टरिस्टिक है, कह रहा है कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड है। अच्छा पहले इसको देख लेते हैं। बारकोड रीडर है, आरएफआईडी है, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, और ओसीआर, इसका फुल नेम भी याद कर लीजिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। ओएमआर है, ऑप्टिकल मार्कर रीडर। तो ओएमआर पे आपकी भी परीक्षा कराने की बात आज पेपर में दी गई है, हालांकि एनटीए अभी इसको मानेगा नहीं, क्योंकि इसके पहले ओएमआर कराया गया था तो पेपर लीक हुआ था, ठीक है। तो ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, आरएफआईडी रेडियो आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफायर, बारकोड रीडर आप लोग जानती हो, जो आप लोग मॉल्स में जाते हो तो बारकोड रीडर एक होता है, तो उससे प्रोडक्ट के पीछे जो लाइन बनी होती है, बारकोड बना होता है, उस पर टिक करते हैं तो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन निकल के आती है, प्राइस वगैरह सब आ जाती है, ठीक है। तो देखे होंगे सभी लोग। तो मल्टीपल चॉइस आंसर एग्जामिनेशन ऑफ द पेपर जाएगा ये ओएमआर के पास, तो इसका हो जाएगा चौथा। स्कैन आइटम्स कंप्यूटराइज्ड, ठीक है, आइटम्स भाई स्कैन करोगे तो किसके माध्यम से करोगे, भाई बारकोड रीडर के माध्यम से करोगे, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। कन्वर्टेड प्रिंटेड हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स इनटू द एडिटेबल, वैसे अपना नोट्स बनाए हो, अगर उसको आप डिजिटल बनाना चाहते हो तो ओसीआर ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन से उसको आप स्कैन कर सकते हो। बच रहा है आरएफआई रीडर। आरएफआई रीडर का प्रयोग जो होता है वो कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड में किया जाता है, तो इसका हो जाएगा सेकंड, ठीक है। आरएफआईडी इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आरएफआईडी, हालांकि इंपॉर्टेंट सब है, पेपर में आया है, लेकिन आप आरएफआईडी को जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। आरएफआईडी मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है, एक प्रकार का रीडर होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि रेडियो वेव्स को यूज करती है रीड करने के लिए फॉर कैप्चर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द आरएफआईडी टैग, ठीक है। इट कम्युनिकेट्स द आरएफआईडी टैग विया द एंटीना आप क्या क्या कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो इंस्टॉल एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे, ठीक है। जैसे जहां बच्चे आपके स्कूल है तो बच्चे जहां एंट्री करते हैं वहां पे आप इसको लगा सकते हो, जो कि रेडियो वेव्स के माध्यम से आपके जो की पॉइंट आरएफआईडी बनी रहेगी उसको स्कैन करेगी, ठीक है। और हैंडहेल्ड है भाई, पोर्टेबल होता है, स्कैनिंग आइटम आराम से इसको किया जा सकता है। कॉन्टैक्टलेस एटीएम कार्ड में इसको यूज किया जाता है। आरएफआईडी यूज होता है तो आरएफआईडी की जो चिप होती है वो उसको डिटेक्ट कर लेती है, ठीक है। तो ये सारे क्या क्या फायदे होते हैं भाई, फास्ट ट्रांजेक्शन हो जाता है, स्वैपिंग हो जाती है, इंसर्टिंग हो जाती है, कन्वीनियंट होता है भाई, स्मॉल पेमेंट आराम से हो जाता है, सिक्योर होता है, इंक्रिप्शन होता है, शॉर्ट हैंड कम्युनिकेशन होता है। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखनी है, किसके बारे में, आरएफआईडी के बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट है, फिर से आ सकता है। नेक्स्ट ऑन द श्री धान्या कटक यूनिवर्सिटी अटेंड द सेलिब्रिटी स्टेटस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द, कह रहा है श्रीधान ने कटक विश्वविद्यालय ने अवधि के दौरान सेलिब्रिटी का दर्जा प्राप्त किया था, करा सेज नागार्जुन। देखिए ये है भाई, अब किसी एक सवाल के आधार पे आप पूरे एंशिएंट की यूनिवर्सिटी आप याद कर नहीं पाओगे, करने की जरूरत भी नहीं है। तो अब ये सवाल आ गया, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो सेज नागार्जुना है, मतलब श्रीधान्या कटक यूनिवर्सिटी के समय जो सबसे ज्यादा मतलब सेलिब्रिटी का जो दर्जा मिला था वो श्री सेज नागार्जुना को मिला था, तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट है। बाकी पूरी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बना के याद करने की कोई जरूरत नहीं है, जो आया है उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑन स्कॉलर्स हैं, और इधर एरिया है, आर्यभट्टा है भाई, आर्यभट्टा को तो आप लोग जानते ही हैं, एस्ट्रोनॉमी से जुड़े हैं। अब इसको क्या ही बनाना है, फोर्थ है, ठीक है। अब अगर सुश्रुत को देखेंगे तो ये कौन थे, सुश्रुत भाई आपके मैथमेटिशियन थे ना, नहीं सुश्रुत तो भाई सर्जरी से जुड़े थे, नागार्जुन आपके मैथमेटिशियन थे, ठीक है। तो ये एटॉमिक थ्योरी चली जाएगी यहाँ पे, सुश्रुत चले जाएंगे सर्जरी की तरफ, और कनाड चले जाएंगे एल्केमी की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी आप देखिए इसका जो राइट आंसर बनेगा वो फोर्थ वाला बन जाएगा। तो बी का फर्स्ट है कनाड, बी का फर्स्ट है, सी का सेकेंड है, ओ हाँ ठीक तो है, ठीक तो है, ठीक है। और डी का थर्ड है, ठीक है, डी का थर्ड है, सर्जरी डी का थर्ड है। तो उल्टा बता दिए का, एक मिनट एक मिनट, ये तो कंफर्म है कि जो आर्यभट्टा है वो है एस्ट्रोनॉमी की तरफ, ठीक है। तो ये तो 4 हो गया। बाकी सुश्रुत तो नागार्जुना जो है आपके, नागार्जुना आपके जा रहे हैं एल्केमी की तरफ। बाकी बी का फर्स्ट कनाड जा रहे हैं, कनाड बी का फर्स्ट कनाड आपके एटॉमिक थ्योरी, सुश्रुत सर्जरी की तरफ, ठीक है। हाँ ठीक ठीक, सुश्रुत सर्जरी की तरफ, फोर्थ वाला विकल्प इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स ऑफ रिगार्डिंग द कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस भाई दो तरीके की होती है, एक तो हम क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस करते हैं, क्वांटिटेटिव, दूसरा क्वालिटेटिव करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। कह रहा इट इज अ वेरी ट्रांसपेरेंट रिसर्च मेथड, सही बात है भाई,
ठीक है। रेप्लिकेशन ऑफ द फॉलोड बाय अप स्टडी इज नॉट फीजिबल इन द कंटेंट। करा है सामग्री विश्लेषण में प्रतिकृति अनुवर्ती अध्ययन संभव नहीं है। करा है कि इट कैन बी अलाउ टू सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, हाँ भाई इसमें तो अलाउ होता है। इट कैन बी अप्लाई टू वाइड वैरायटी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन, ये भी हो सकता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में ऐसा होता है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो अगर आप बी को एलिमिनेट करेंगे, बाकी ए सी डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। इसमें हम स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं कम्युनिकेशन कंटेंट को, कोडिंग करते हैं, कैटेगराइज करते हैं डेटा का। तो दो प्रकार का, एक तरफ से कंटेंट एनालिसिस हम कर सकते हैं क्वांटिटेटिव डाटा का, दूसरे क्वालिटेटिव डाटा का। जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है उसमें भाई वर्ड्स, फ्रेज या थीम्स जो भी होती हैं उनको हम काउंट करने का प्रयास करते हैं, मतलब नंबर्स में उसको कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। जो क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस होता है उसमें इंटरप्रेट या कॉन्टेक्स्ट या थीम्स पैटर्न वगैरह भी फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस के अपने अलग मेथड्स होते हैं, क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस के अपने अलग मेथड होते हैं। हालांकि भाई यही सेकंड वाला विकल्प इसमें गलत है, बाकी सब के सब सही है। अरेंज द स्टेप्स ऑफ टीम, पेयर, सोलो। भाई पहले टीम में काम करना है, फिर जोड़े में काम करना है, फिर सिंगल काम करना है, यही इसकी स्ट्रेटजी होती है। टीम, पेयर, सोलो एक प्रकार की कोऑपरेटिव टेक्निक होती है। ठीक है। एक प्रकार की क्या है, पढ़ाया है ना इसके पहले भी, टीम, पेयर, सोलो एक प्रकार की कोऑपरेटिव टेक्निक होती है। कराई कि भाई इसको करेक्ट ऑर्डर में करना है। कराई कंप्लीट द टास्क इंडिविजुअली, पहला ऑर्डर होगा नहीं, सिलेक्ट द टॉपिक, पहला काम तो टॉपिक को सिलेक्ट कर लो, पहले तो बी ले आओ। ठीक है। पहला कॉमिक टॉपिक सिलेक्ट करो। कह रहा है कोलैबोरेट एज लार्ज टीम ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है। फिर कह रहा है कि हाँ पहले तो टीम में काम करेंगे, सिलेक्ट किया टॉपिक, फिर हम क्या करेंगे, एक लार्ज टीम में काम करेंगे। ठीक है। तो बी के बाद सी ले आएंगे। फिर कह रहा है वर्क ऑन द सिमिलर प्रॉब्लम टू पेयर्स। भाई लार्ज टीम में काम कर लिए तब हम पेयर में काम करेंगे, डी। फिर कंप्लीट द टास्क इंडिविजुअली, हम इंडिविजुअली काम करेंगे, बी सी डी ए फर्स्ट वाला विकल्प इसका राइट आंसर। इसका पूरा मतलब है, टीम का मतलब है पहले ग्रुप में काम करना, फिर जोड़ों में काम करना, पेयर में, सोलो का मतलब है इंडिविजुअल काम करना। ठीक है। तो यही स्टेप हमने यहाँ पे फॉलो किया है, तो बी सी डी ए राइट आंसर इसका बनेगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल आर मोर सुटेबल क्रिएटिंग वीडियोज एंड टीचिंग इन द लर्निंग। कह रहा है कि भाई हमें सुटेबल है कौन सा वीडियोज को क्रिएट करना है टीचिंग एंड लर्निंग के लिए, सबसे अच्छा कौन हो सकता है। तो कहूत होगा भाई, कहूत तो नहीं होगा क्योंकि क्विजेज क्रिएट करता है। एड पजल हो सकता है, दूसरा स्क्रीन कॉस्टोमेटिक, नाम से भी स्पष्ट है ये स्क्रीन रिकॉर्ड वगैरह करेगा, तो एड पजल एंड स्क्रीन को। माइंड मिस्टर भाई तो ये नहीं हो, माइंड मैपिंग के लिए। जैम बोर्ड तो नहीं होगा, ये बोर्ड के लिए। ठीक है। तो बोर्ड कोलैबोरेशन के लिए है, तो ये एड पजल एंड स्क्रीन कॉस्ट कई बार इसको पढ़ाया है, बाकी इसके बारे में क्या ही बताना है, क्योंकि इसके पहले के अगर हम प्रीवियस वीडियोज मेरी आप देखेंगे तो सब के बारे में मैंने आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी दिया, शायद यहाँ भी इंक्लूड किया होगा। राइट आंसर इसका बी एंड सी होगा। देखिए यहाँ एड तो क्या है, काहूत है भाई एक गेम बेस्ड क्विज प्लेटफॉर्म है जो कि इंटरेक्टिव लर्निंग को बढ़ावा देता है। एड पजल है जो कि क्रिएट करता है इंटरेक्टिव वीडियोज। स्क्रीन और कॉस्ट है स्क्रीन रिकॉर्डिंग टूल फॉर क्रिएटिंग इंस्ट्रक्शनल एंड ट्यूटोरियल वीडियोज। माइंड मिस्टर है माइंड मैपिंग के लिए यूज किया होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए यूज होता है। जेम बोर्ड को देखेंगे तो ये डिजिटल व्हाइट बोर्ड होता है जो कि बोर्ड को कोलैबोरेट करता है। ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इसको। अब देखिए पॉपुलेशन मीन दिया है और म्यू के वैल्यू दिए, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके बारे में तो हमने आपको पहले ही बताया है, देखेंगे तो ये पूरा इसका फार्मूला बनता है, ये वाला फार्मूला पूरा। ठीक है। ऐसे लिखा रहता है, यहाँ पे चीजें है ना, तो यहाँ पे चीजें हैं। इसके अलावा यहाँ पे म्यू स्क्वायर की बात होती है। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू नहीं दी है, बाकी 1/3 सिग्मा आई स्क्वायर जो बना ये ऐसे है, नीचे आई है और 2 ऊपर है, तो ऐसे ऊपर बना है, मतलब कि ऐसे 1/n सिग्मा एक्स आई और ऊपर स्क्वायर, ये इसकी पूरी वैल्यू देखिए यहाँ पे यह दिया गया, इसका मतलब पूरा 61 है और म्यू बराबर 5 है, तो इसके आगे म्यू स्क्वायर हुआ रहता है, तो म्यू की वैल्यू 5 दिया गया है। तो अब इसको अगर हमें देखना है तो पहले हम म्यू का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे आएगा 25 और 25 को 61 में हम करेंगे माइनस। ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता है, तो करेंगे माइनस 61 में से अगर आप 25 निकालोगे तो 11 में 5 के 6 होता है, 5 में 2 के 3 36 आएगा और ये पूरा अंडर रूट में होता है, ऐसे ऐसे अंडर रूट में होता है। तो 36 है, तो जब 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आएगा। इसी प्रकार आप 85 को देखेंगे तो 6 का वर्गमूल करेंगे 36, 85 में से 36 निकालेंगे 15 में 6 के 9 होता है और 7 में 3 के 4 49 आएगा, 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है। ये 113 है, 7 7 49 होता है, 113 में से अगर 49 को आप निकालेंगे तो 13 में 9 को क्या होगा, 13 में 9 के क्या होगा, 4 होगा ना, 4 और बाकी यहाँ 10 में 4 के 6 64 आएगा, तो यहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। 145 है, 28 64 होता है, 145 में 64 निकालेंगे, 5 में 4 गए 1, बाकी 14 में 6 गए 8, 81 बन रहा है, 81 मतलब 9 है। तो इस हिसाब से देखेंगे, आप इसको क्रॉस मैच करा लीजिएगा। अच्छा टिक भी है, इसका एनिमेशन नहीं लगा था। तो ए का चौथा है, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। इसके पहले वाले पेपर लगभग 4-5 पेपर में हम इस सवाल को सॉल्व कराते आ रहे हैं। ठीक है। तो चलिए, डिस्क्राइब द हाउ लर्नर्स मॉनिटर एंड कंट्रोल देयर कॉग्निटिव प्रोसेस। करेक्ट भाई, कैसे एक लर्नर जो होता है कॉग्निटिव प्रोसेस के दौरान अपने माइंड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। शिक्षार्थी अपनी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की निगरानी और नियंत्रण कैसे करता है, एक कौन, लर्नर, एक स्टूडेंट आप कर सकते हो, कैसे करता है वो मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन के माध्यम से, कि कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप के माध्यम, कॉग्निटिव लोड भाई माइंड पे जो प्रेशर पड़ रहा है तो कॉग्निटिव लोड तो होगा नहीं। कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब हम किसी सिंगल सोल्यूशन पे जा रहे हैं, ये भी होगा नहीं। कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप तो नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन बन जाएगा, कि भाई कोई स्टूडेंट अपनी जो कॉग्निटिव उसका प्रोसेस है अगर उस पर कंट्रोल कर रहा है, उस पर निगरानी कर रहा है, तो उस पूरी प्रक्रिया को हम मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन बोलेंगे। मेटाकॉग्निशन किसको कहते हैं, जब हम कॉग्निशन पर कॉग्निशन करते हैं या सोच पर अपनी थिंकिंग पे विचार करते हैं, कॉग्निशन हो जाता है ना, मेटाकॉग्निशन वही होता है। ठीक है।
नेक्स्ट ऑन मेटाकॉग्निशन रेगुलेशन, मॉनिटर, कंट्रोल एंड रेगुलेट देयर ओन कॉग्निटिव प्रोसेस। जब अपने कॉग्निटिव प्रोसेस को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, तो उसको मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन कहते हैं। और कॉग्निशन पर जब हम कॉग्निशन करते हैं तो उसको मेटाकॉग्निशन बोलते हैं, ठीक है। बाकी जो कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप होती है, टीचिंग मेथड वेयर लर्नर्स एक्वायर स्किल थ्रू द गाइडेड एक्सपीरियंस। जब अप्रेंटिसशिप के माध्यम से कॉग्निशन पैदा होता है, तो ऐसे जान लीजिए अप्रेंटिसशिप के माध्यम से कॉग्निशन हमको ज्ञान मिलता है। कॉग्निटिव लोड का मतलब द अमाउंट ऑफ मेंटल एफर्ट रिक्वायर्ड टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। वही चीज है भाई, हम जितना ज्यादा सोचेंगे तो हमारे माइंड पर उतना लोड बढ़ेगा, ठीक है। और बाकी को कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब है कि हम किसी पर्टिकुलर सिंगल सोल्यूशन पे जाने का प्रयास करते हैं। इसी का अपोजिट डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, हम वेराइटीज ऑफ सोल्यूशंस पे जाने का प्रयास करते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग के माध्यम से, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द ओल्डर टू न्यूअर फॉलोइंग एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द दियर इन इनएक्टमेंट। अच्छा, मतलब कि इन्वायरमेंट सभी वो दिए एक्ट दिए गए हैं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, एयर है, वाटर है। बाकी देखेंगे तो वन्य जीव अभ्यारण्य वाला 1972 में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद वाटर आ गया 1974 में, बाकी एयर वाला आता है 1981 में, और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, ठीक है। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका 1972 में, वन्य जीव अभ्यारण्य, एयर वाला आता है आपका 1974 में, और वाटर पोल्यूशन आता है आपका वाटर वाला आता है 1974 में, और आपका जो एयर वाला है, एयर वाला आपका जाता है 1981 में, ठीक है। तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा, इसके क्रम को भी याद में रखिएगा। इन्वायरमेंट की यूनिट में जाकर देखेंगे, इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया और समझाया भी है। हालांकि सबके सब में याद रहे, जैसे याद रखने वाली चीजें इसमें है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट अगर आपको भूल रहा है तो मतलब गलत बात है, और दूसरा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भूल रहा है तो गलत बात है। बाकी ये एयर एंड वाटर थोड़े से जरूर थे, लेकिन अगर इन दोनों को भी आप कर पा रहे हो तो आप आराम से सवालों के जवाब दे पाओगे, आप चाहे इसको मैच करा लो, ठीक है। नेक्स्ट ऑन आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड ऑफ द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट। आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड आपको फाइंड आउट करना है, करा की बेसिस ऑफ द आर्गुमेंट। देखो ये प्रीमाइस 1 है, प्रीमाइस 2 है, यहाँ पे कंक्लूजन दिया है, मतलब ये एक तो आर्गुमेंट है ये। करेक्ट भाई, आपको नीचे देखिए ऑल दिया है। अच्छा, ए ऑल है कि ए डबल आई है? अच्छा, ए डबल आई है फर्स्ट फिगर, मतलब आपको मूड एंड फिगर फाइंड आउट करना है, मूड एंड फिगर फाइंड आउट करना है। अगर आप लॉजिकल रीजनिंग की वीडियो में देखेंगे, वीडियो मूड एंड फिगर की वीडियो जाकर देखिएगा, मुश्किल से 20 मिनट में मैंने दोनों को बहुत अच्छे से समझाया बताया है। तो आइए यहाँ भी देख लेते हैं। देखिए जो मूड है, ऐसे देखिए ऑल है, ऑल का जो मूड होता है ए होता है, सम है, सम का जो मूड होता है आई होता है। यहाँ भी सम नॉट तो है नहीं, सम ही है, तो इसका मतलब है कि इसका मूड है ए डबल आई। अब ए डबल आई इसका मूड है, तो ये वाला खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो गया, चाहे ये चौथा फिगर है चाहे तीसरा फिगर है। अच्छा, फिगर आप कैसे फाइंड आउट करते हो? फिगर फाइंड आउट करने के लिए आपको मिडिल टर्म को कंसीडर करना होता है। किसको? मिडिल फिगर को फाइंड आउट करने के लिए मिडिल टर्म, और मूड को फाइंड आउट करने के लिए जैसे किस टाइप की वो किस टाइप का सिलोगिज्म है, वो आल टाइप का है कि नो टाइप का है, ई टाइप, नो टाइप का है, सम का है, सम ना। अगर आल टाइप का है तो ए, नो टाइप का है तो एन, सम टाइप का है तो आई, और सम नॉट टाइप का है तो उसका अलग होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो, और बाकी फिगर को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करेंगे, मिडिल टर्म को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए ई आई ओ जानते हैं ना, ए ई आई ओ, तो ऑल टाइप का ए, ई अगर है तो नो है, आई है तो सम है, ओ है तो सम नॉट है, ठीक है। तो ए ई आई ओ ये 4 प्रकार के सिलोगिज्म में, मतलब कि आपके इस वाले टाइप में जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो मूड तो हो गया भाई, ये आल टाइप का था तो ए हो गया, सम का था तो आई हो गया, और सम नॉट का था तो आई हो गया। तो ए ट्रिपल आई, तो ये दोनों कट गए। अब फिगर कौन सा है? फिगर को देखने के लिए देखिए, फिगर जो मिडिल टर्म होता है वो प्रीमाइस 1 प्रीमाइस 2 दोनों में उपलब्ध होता है, लेकिन कंक्लूजन में उपलब्ध नहीं होता है। तो दोनों में उपलब्ध होने वाला टर्म कौन सा है? तो एक्टर है। एक्टर दोनों में उपलब्ध है, मतलब कि यही दोनों प्रीमाइस का मिडिल टर्म है, और हमने एक्टर देखा कंक्लूजन में नहीं है, तो मैं कंफर्म हुआ कि भाई एक्टर ही मिडिल टर्म है। अब एक्टर की जो पोजीशन, जो मिडिल टर्म की पोजीशन है, पोजीशन के आधार पर ही हम फिगर का निर्धारण करते हैं। अगर हम मिडिल टर्म की पोजीशन देखेंगे तो इसमें भी ये सब्जेक्ट के स्थान पर है और इसमें भी सब्जेक्ट के स्थान पे है। अगर दोनों प्रीमाइसेज में जो मिडिल टर्म है वो अगर सब्जेक्ट के स्थान पर है तो वहां पे बनता है फिगर थर्ड, वहां पे बनता है फिगर थर्ड। इसके लिए हमने आपको तरीके भी बतलाए थे कि अगर मिडिल टर्म आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, मतलब कि अगर एक में सब्जेक्ट पे है दूसरे पे प्रेडिकेट पे है तो फिगर 1 बनेगा। हमने आपको तरीका बताया था एसपी, पीपी, एसएस, पीएस, आप इसको याद रखिए। अगर मिडिल टर्म सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बन रहा है तो फिगर 1, मिडिल टर्म दोनों प्रेडिकेट बन पे जा रहा है तो फिगर 2, अगर दोनों सब्जेक्ट पे आ रहा है तो फिगर 3, और अगर एक प्रेडिकेट और एक सब्जेक्ट पे जा रहा है तो फिगर 4। तो इस शॉर्टकट को ध्यान में रखिएगा कि एसपी, पीपी, एसएस, पीएस, अगर आप इसको याद कर रहे हो तो मूड एंड फिगर गलत नहीं होने वाले हैं आपके, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ द कैन, मतलब यहाँ की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। 3, 8, 15, 24, 35, 48। जरा देखो भाई, कुछ हो सकता है। 3, 5, 8, 8, 7, 15, 15, 9, 24, ठीक है। 24, 11 सरल है, 13 भाई, यहाँ पे 15, तो 48 और 15, 48, 10, 58, 58, 63, 63 इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट ऑन द हंटर कमीशन वाज ब्रेन चाइल्ड, मतलब कि जो हंटर आयोग था एक कहाँ से आ गया भाई, किसकी दिमाग का उपज था? तो हंटर कमीशन लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड रिपन थे, ऑकलैंड थे, या डफरिन थे? नहीं भाई, जो लॉर्ड हंटर कमीशन था, हंटर कमीशन कब आया था? 1882 में आया था। 1882 में था कौन ब्रिटिश गवर्नर? भाई लॉर्ड रिपन।
कौन था, लॉर्ड रिपन था। वो जो हंटर कमीशन था वो लॉर्ड रिपन की उपज थी। इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है कि 1854 का जो वुड डिस्पैच था वो किसकी उपज थी, वो किसके द्वारा तैयार किया गया था। जो आपका लॉर्ड 1854 था वो चार्ल्स वुड, जानते हैं ना, चार्ल्स वुड ने इसको तैयार किया था। उस समय का ब्रिटिश गवर्नर कौन था, उस समय का जो ब्रिटिश गवर्नर था वो डलहौजी साहब था ना, डलहौजी। बाकी 1902 भी पूछा जा सकता है। 1902 जो रैले कमीशन था, रैले कमीशन, ठीक है। तो ये किस, इस समय कौन सा ब्रिटिश गवर्नर था भाई, इस समय जो ब्रिटिश गवर्नर था वो था आपका लॉर्ड कर्जन था ना शायद 1902 में। लॉर्ड कर्जन इसमें थे ब्रिटिश गवर्नर, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जिसको बोलते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, हाँ, विश्वविद्यालय शिक्षा में ही तो परिवर्तन करने के लिए 1902 का जो कमीशन था वो बना हुआ था, तो उस समय लॉर्ड कर्जन ही था, ठीक है। तो बातें ध्यान में रखिएगा, जो हंटर कमीशन है उस समय वो भाई लॉर्ड रिपन के दिमाग की उपज था। 40 हो गया, ठीक है। बाकी 1882 में था विलियम हंटर था, सर विलियम हंटर, हंटर कमीशन की बात है ना, हाँ अच्छा, 1882 को हंटर कमीशन बोलते हैं, लॉर्ड रिपन, ठीक है। नेक्स्ट ऑन, अ मैन फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन ही टर्न्स। अच्छा, एक व्यक्ति है भाई वो नॉर्थ फेस करके खड़ा है, ऐसे जान लो, यहाँ खींच दिया, यहाँ खींच दिया, यहाँ खींच दिया, ठीक है। चलो भाई, कह रहा है कि ही टर्न्स 90 डिग्री, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में ही टर्न्स 90 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो ऐसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज इधर चलता है, तो ये यहाँ पे खड़ा था, तो अगर वो 90 डिग्री घूमा तो ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये पूरा 360 डिग्री गोला होता है, तो 90 डिग्री घूमा तो इधर मतलब कि वो ये ईस्ट है, तो ये वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम गया। देन कह रहा है कि 135 डिग्री फिर से सेम डायरेक्शन में मूव कर गया, तो 90 ये है और 45 यहाँ पे आ गया, 45 यहाँ पे, तो मतलब कि 90 यहाँ पे और 45 यहाँ पे 90 और यहाँ पे 45, मतलब 135 डिग्री। अब भाई यहाँ पे आ गया, वो कहाँ पे, यहाँ पे आ गया। अब कह रहा है कि फिर से वो 270 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया, घड़ी तो ऐसे घूमती है, तो अब 270 डिग्री यहाँ से गया तो 45 यहाँ गया, 90 यहाँ गया, ठीक है, 270 डिग्री आ रहा है, तो 90 90 180 प्लस 180 और ये 45 जोड़ेंगे और प्लस यहाँ से 145 जोड़ेंगे, तो ये बन गया पूरा, ये पूरा गोला जो बन रहा है, यहाँ से लेके, यहाँ से मैंने शुरुआत की, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 270 डिग्री बन जा रहा है। आप जोड़िएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो बच रहा है वो 90 डिग्री और बच रहा है, अगर उसको जोड़ेंगे तो पूरा गोला 360 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आएंगे तो ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, मतलब कि नॉर्थ ही टू ईस्ट वो फेस करके खड़ा हुआ है। फर्स्ट वाला विकल्प इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट ऑन करें, विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर यूजीसी रिकमेंडेशन द क्वालिटी एश्योरेंस, करें गुणवत्ता आश्वासन पर यूजीसी कुछ निम्नलिखित सिफारिशें करा। डिसिमिनेटिंग अनअवेलेबल कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटीज, अव्यवहार कॉलेजों के विश्वविद्यालयों को खत्म करना, भाई ये भाई हो सकता है यूसी के दायरे में। कह रहा है क्रिएटिंग पैरेलल एक्रीडिएशन एजेंसी फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, निजी विश्वविद्यालयों के लिए एक समानांतर प्रत्याय, कुल गुणवत्ता प्रबंधन की प्रथाओं को अपनाना, नवाचार और रचनात्मकता के माध्यम से गुणवत्ता को बनाए रखना। कह रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेबल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन सिस्टम, भाई ये भी इसी का जिम्मेदारी होती है। तो आप जो डिसिमिनेटिंग अनअवेलेबल कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटीज है भाई ये तो इनके अंदर नहीं आएगा। बाकी सीडी क्रिएटिंग पैरेलल, मतलब कि जो निजी विश्वविद्यालय उनके समानांतर एक प्रत्याय नहीं, भाई जो गवर्नमेंट विश्वविद्यालय है उनके समानांतर, बल्कि हम निजी वाले के लिए जो एक्रेडिटेशन या रूल रेगुलेशन बनाते हैं उन्हीं के समान बनने का प्रयास करते हैं। तो ये बात भी जाएगी, ये बात भी जाएगी आपका, सॉरी हाँ, ये बात भी जाएगी। सीडीई मतलब कि एडॉप्शन ऑफ द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और सस्टेनिंग क्वालिटी थ्रू इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, गुणवत्ता को बनाए रखने की बात, और स्टेबलिस्टिंग ऑफ स्टेबल असेसमेंट मतलब कि प्रत्यायन प्रणालियों को तैयार करने की बात, ठीक है। तो सीडीई, बाकी एक्रेडिटेशन और दूसरा कोई करता है, ठीक है, एनएससी, ठीक है, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल करती है। बाकी रेगुलेशन और बनाने की बात है वो यूजीसी क्या करती है, ठीक है। इफ रिसर्च पार्टिसिपेंट्स आर असेस्ड विथ अ पर्टिकुलर क्वेश्चनेयर अर्ली इन द स्टडी but the researchers change the questions for later assessment, so participants can't simply repeat answer. What potential threat to internal validity could be likely a study? कह रहा है कि भाई जो शोधकर्ता था उसने एक टूल तैयार किया था, बाद में टूल तैयार किया था, लेकिन शोधकर्ता बाद में मूल्यांकन के लिए प्रश्नों को बदल देता है। मतलब टूल में जो वो मतलब कि टूल्स तैयार किया था उसमें जो प्रश्नावलियां थी, क्वेश्चनेयर थे, उसको वो बदल दिया। कह रहा है कि जाकि जो प्रतिभागी है, पार्टिसिपेंट्स है, उत्तरों को दोहरा ना सके, तो इससे जो इंटरनल वैलिडिटी है, मान लीजिए कि एक टेस्ट और रीटेस्ट हो रहा है जो, ठीक है, तो पहले जो टेस्ट बनाया गया रीटेस्ट करने के दौरान उसमें हमने कुछ परिवर्तन कर दिया। इसलिए कर दिया कि भाई कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि हमको याद हो जाते हैं, ठीक है, सीधे डायरेक्ट प्रतिभागी पार्टिसिपेंट्स पे उत्तर ना लगा सके, तो वो उसने बदल दिया। तो कह रहा है कि भाई ये इंटरनल वैलिडिटी के लिए किस प्रकार का खतरा होगा, तो भाई सिंपल सी बात है, इसने पहले ही उत्तर बता दिया कि भाई इंस्ट्रूमेंट में ही परिवर्तन कर दिया गया, टूल में ही परिवर्तन कर दिया गया, तो भाई इंटरनल वैलिडिटी के लिए खतरा कौन सा होगा, वो इंस्ट्रूमेंटेशन होगा। बाकी मैचुरेशन का मतलब क्या होता है, मैचुरेशन का मतलब जैसे मान लीजिए आप लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कर रहे हो, ऐसे में 10 साल तक स्टडी है, लेकिन जो पार्टिसिपेंट्स है पहले साल और 10 साल में उसकी मैच्योरिटी में काफी अंतर आ जाएगा, तो उसको उससे आपकी जो
रिसर्च है वो प्रभावित होगी। ठीक है, ये 6 जनवरी का पेपर है भाई, कहाँ से 3 जनवरी लिखा रखा है। ठीक है, बाकी एट्रिशन का मतलब है भाई 10 साल तक कर रहे हो, कौन बचा है कि नहीं, आपकी स्टडी छोड़ के भाग गया, भगवान को प्यारा हो गया, तो वो एट्रिशन। हिस्ट्री भाई इतने समय में घटनाएं हो रही हैं तो भाई हिस्ट्री भी प्रभावित करेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इंस्ट्रूमेंटेशन। बाकी यहाँ पे हमने एड ऑन कर दिया है। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट ऑन, विच आर द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल का ऑब्जेक्टिव क्या है, कर है टू डेवलप द साइंटिफिक प्रोसेस स्किल्स, यस। टू डेवलप द एमंग स्टूडेंट टू स्ट्रेटजी फॉर क्रिएटिव इंक्वायरी, ये भी हो सकता है। टू डेवलप एमंग स्टूडेंट एबिलिटी टू टॉलरेट एम्बिगिटी, टॉलरेट क्या है, छात्रों के बीच अस्पष्टता को सहन करने की क्षमता, अस्पष्टता को मतलब एम्बिगिटी है फिर भी छात्र उसको क्या करे, उसको वियर करे, उसको टॉलरेट करें। ठीक है, नेक्स्ट ऑन, टू डेवलप द स्पिरिट क्रिएटिविटी एमंग द स्टूडेंट, ये भी बात ठीक लग रही है। तो ए बी सी डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल में डेवलप द साइंटिफिक प्रोसेस स्किल्स प्लस प्रमोट द स्टडी ऑफ द क्रिएटिव इंक्वायरी, फॉस्टर टॉलरेंस ऑफ द एम्बिगिटी। ठीक है, और देन इनहेंस एक्टिविटी, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है भाई, अगर कोई भी ऐसी स्थितियां बन रही है जहाँ पे एम्बिगिटी बन रही है तो उसको भी बच्चा टॉलरेट करे, इतना मजबूत बन सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इज बेस्ट यूज्ड व्हेन टीचर्स डू विच वन ऑन द फॉलोइंग। करेक्ट भाई, डायरेक्ट जो निर्देशन है सबसे अच्छा उपयोग कहाँ किया जाता है भाई, जब असाइन क्रिटिकल थिंकिंग एक्सरसाइज है, जब हम क्रिटिकल थिंकिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं वहां पे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस फॉलो होगा नहीं यार, यहाँ क्या होगा। नेक्स्ट ऑन, टीच बेसिक स्किल्स एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज, जब हम बुनियादी कौशल दे रहे हैं, मतलब हम कहेंगे भाई देखो आपको जो बोर्ड पे 45 डिग्री बन के खड़ा होना है, पढ़ाने जा रहे हो तो आपको 45 डिग्री के एंगल पे खड़ा होना है। ठीक है, तो हम वहां पे डायरेक्ट इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि जब हम टीचिंग की बेसिक स्किल्स प्रदान कर रहे हैं, एक्सप्लिसिट नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे यूज हो सकता है। ये बात तो ठीक है बिल्कुल, तो ये तो सही है। हैव देयर स्टूडेंट्स एक्सप्लोर न्यूमेरस पाथवे सॉल्व द मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, जब गणित समस्या करें तो वहां पे डायरेक्ट, वहां पे तो भाई डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा वैसे भी होती है भाई, एक नहीं कई तरीके से सोल्यूशन करने की बात है। इनकरेज दियर स्टूडेंट टू रिफाइन दियर क्रिएटिविटी इन द आर्ट, छात्रों को रचनात्मकता प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित की। देखिए डायरेक्ट जो इंस्ट्रक्शंस दिया सकता है सबसे अच्छा वो बुनियादी कौशल जब सिखा रहे, जब बच्चे को आप बच्चे का फाउंडेशन तैयार कर रहे हो, जो छोटा ही बच्चा है तो आप कहोगे उसको क से लेके ज्ञ तक याद करके आओ, तो ये क्या है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, ए टू जेड याद करके आओ, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, तो इसको रट कर आना, अल्फाबेट्स को याद करके आना, ये सब डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस के अंतर्गत आएगा। तो आप अगर कोई टीचर बीएड बच्चा बीएड कर रहा है, पहली बार वो माइक्रो टीचिंग में शामिल हो रहा है, तो आप उसको बुनियादी कौशल बताएंगे टीचिंग का, तो उसको स्ट्रिक्टली बताएंगे भाई ऐसे ऐसे चीजें करनी है। तो राइट विकल्प वो सेकंड वाला विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, जब टीचिंग की फाउंडेशनल स्किल्स आप प्रोवाइड कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, मैथमेटिक्स बेसिक हो रहा है, तो वहां पे इसे जोड़ घटाना है, तो जोड़ घटाना हम बता रहे हैं कि भाई 2 + 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, तो वहां पे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये 45 क्वेश्चन हो गए, बाकी 5 क्वेश्चन इसके आगे के कंप्रिहेंशन के होते हैं, आप उसको आसानी से कर ही लेते हैं, लेकिन आप उसको ऐसे ही छोड़ के मत रखिएगा, उसकी भी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आज के लिए इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।